हरि ओम। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संतोष चौबे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपके सामने आज उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 2023 का जो अभी अभी आपका जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर का जो एग्ज़ाम हुआ है, उस जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर को मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हो गया हूँ। मैं आपको यहाँ पर विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पर जो भी आपको आंसर दिया गया है वो आंसर 100% करेक्ट है। पूरी तरह से सोर्सेस को इसको चेक कर लिया गया है और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बहुत बढ़िया है। तो आइए मैं आपके प्रश्न का उत्तर लेकर के आता हूँ। मैं बता दूँ कि यह आपका जो है वो क्वेश्चन सीरीज है ए। क्वेश्चन सीरीज आपका ए है, ABCD 4 ग्रुप है, तो उसमें आपका क्वेश्चन सीरीज ए है। मैं एक क्वेश्चन सीरीज का आंसर बता रहा हूँ और बाकी बात आप लोग अपने अपने आंसर शीट से इस क्वेश्चन का आंसर मिला दीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं इस पे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का सही सुमेलित नहीं है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोविजन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ए संघ राज्य क्षेत्र भाग 8। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के संविधान में कुल मिलाकर के 22 भाग है। तो जो 22 भाग हैं उसमें से संघ राज्य क्षेत्र जो है, मतलब इसको कहते हैं हम लोग यूनियन, आपका यूनियन एंड इट्स यूनियन टेरिटरीज। तो यह भाग जो है भाग 8 में है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है वह भाग 10 में है। अधिकरण जो है वह भाग 14 में है। वह भाग जो है वह 14A में है। तो यहां पर यह भाग आपका हो जाएगा 10 और यह हो गया 4, तो यह हो गया 14A। और इस तरीके से यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 323A और 323B जोड़ा गया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी। आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो देखिए ये जो आंसर यहाँ मिला हुआ है इसको आप छोड़ दो, क्योंकि किसी विद्यार्थी का मैंने यह क्वेश्चन लेकर के उसका पेपर बनाया है। तो निम्नलिखित कौन सा प्रावधान संविधान का सही सुमेलित है। तो पहला का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट का सी। अधिकरण जो है वह कौन सा है, तो भाग 14A का है और 14A में है, जो 14वें जो आपका 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, तो सूचियों के नीचे दिए गुण से सही उत्तर को चुनें। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ए अनुच्छेद 324, ए अनुच्छेद 315, बी अनुच्छेद, सी अनुच्छेद जो है वह 280, अनुच्छेद 338। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि नीचे आपको दिया हुआ है कि आपका ये कोड है, कोड से चुनाव करिए। तो मैं सीधे सीधे जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 324 का संबंध है इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग से। अनुच्छेद 315 का संबंध किससे है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से है। अनुच्छेद 280 फाइनेंस कमीशन से संबंधित है। अनुच्छेद 338 नेशनल आपका शेड्यूल कास्ट कमीशन से है। अब यहाँ पर आप देख लो कि इलेक्शन कमीशन कहाँ पर है, तो एक आपका हो गया, एक आपका हो गया यह चौथा, बी का हो गया, ए का चौथा, बी का आपका हो जाएगा, बी का हो जाएगा तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का हो गया आपका फाइनेंस कमीशन मतलब वित्त आयोग दूसरा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो यह देखो हम लोग जो सीरीज पढ़ रहे हैं वह सीरीज आपका ए सीरीज का हम लोग क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला का जो आंसर आपका हो गया, पहले का जो आंसर है वो आपने देख लिया। दूसरे का आंसर जो हो गया वो हो गया आपका बी। दूसरे का आंसर हो गया बी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक तो ये देखो आपको है। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, ये है प्रारूप समिति की नियुक्ति। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रारूप समिति थी इसकी जो नियुक्ति हुई, यह प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी आपकी 29 दिसंबर 1947 को। इसका भारतीय संविधान को अंकित और अधिनियमित किया गया कब, तो यह किया गया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है, तो प्रवृत्त होने की तिथि है 26 जनवरी 1950।
26 जनवरी 1950 और संविधान सभा की पहली बैठक हो गई 9 दिसंबर 1946। अब आप इसको कालानुक्रम में मतलब आपको जो है सही उत्तर का चयन करते हुए इसको जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहली घटना हो गई आपकी चौथा। तो पहला यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4, पहले आएगा 4, इसके बाद आ जाएगा 4 के बाद आपका आ गया 1, 4 के बाद आ गया 1, फिर 2 आ गया और उसके बाद आ गया आपका 3। तो इस प्रकार से 4 1 2 3, 4 1 4 1 2 3, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सही आंसर हो जाएगा डी, तीसरा का डी। सबसे पहले कौन सी घटना हुई, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई, 4 हो गया। इसके बाद हो गया प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 सितंबर 1947 को हो गया, ठीक है। तो 4 1 2 4 1 2 3, तो तीसरा का आंसर हो गया आपका डी, आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नीचे दो कथन है, इनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड सेकंड इज रीजन। तो कहा गया कथन और कारण है और उसमें से आपको सही आंसर का चुनाव करना है। ए, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है तो उसके राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। आर कारण दिया हुआ है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आपका भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है, उस 3 में यह दिया हुआ है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया shall have the right to create a new state, to alter the boundary of a state or to change the name of the state। भारत की संसद को यह शक्ति होगी कोई नया राज्य का निर्माण कर सके, किसी राज्य की सीमा बदल सके और किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सके, प्रोवाइडेड that the proposal must be sent by the president to the concerned state। और राष्ट्रपति क्या करेंगे, जो संबंधित राज्य के पास उसकी सिफारिश भेज देंगे। तो यहाँ पर किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है, सही है। इसका उपराष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि यह जो है 5वें संविधान संशोधन 1955 के माध्यम से इसको जोड़ दिया गया था कि राष्ट्रपति जो है इसको स्पेसिफाइड टाइम देगा वहां पर विधानमंडल को। अब अगला है कार्य कि राष्ट्रपति उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। ये बात सही है, कहीं लिखा हुआ है कि जो राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव भेजेगी राष्ट्रपति उसको मानेंगे। तो देखो यहाँ पर कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन अगर कहा जाए कि एक राष्ट्रपति जो है वह किस प्रकार से ऐसा करता है, तो इसका कारण है कि जो फेडरल आपका भारत का स्ट्रक्चर है, उस फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य का अगर नाम बदला जा रहा है, किसी नाम बदल जा रही है, तो राज्य से जरूर निश्चित रूप से राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए, उससे उसके राय लेनी चाहिए। तो यहाँ पर जो भारत में एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको जीवंत करने के लिए ऐसा किया गया है। तो यहाँ पर कथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं है। तो ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो फोर्थ का आपका सही आंसर है बी। फिफ्थ हो गया कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। एक उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उस तरह किए कार्य अवधि विधि मान्य होते हैं। ठीक है, ये सही है कि अगर उपराष्ट्रपति ने कोई भी काम किया है, उपराष्ट्रपति का जो है वह उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की गई है, लेकिन किसी कारण से उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति है, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह विधि शून्य घोषित कर दिया गया, तो उपराष्ट्रपति द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा उस कार्य की मान्यता रहेगी, तो यह पहला वाला सही है। दूसरा, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उस तरह किए गए कार्य अवधि मान्य नहीं होते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर देखो ये और दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला सही हो जाएगा 5 का 1 केवल 1। तो यहाँ पर 5वां का जो है सही आंसर हो जाएगा केवल 1। तो यहाँ पर हो जाएगा केवल 1। इस प्रकार से यह आंसर हो गया 5th का केवल 1, मतलब ए विकल्प सही है। अगला है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्नलिखित में कौन है। तो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें से आपका उर्मिला सिंह, सुषमा स्वराज, प्रतिभा पाटिल कोई लोकसभा के स्पीकर बनी नहीं है। लोकसभा के जो स्पीकर बनी है वो आपकी कौन है, मीरा कुमार, जो 2009 से 2000
2014 तक 2009 से 2014 तक भारत की लोकसभा की महिला स्पीकर थी। तो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है, तो कौन हुई, तो यह हो गई मीरा कुमार। 2009 से लेकर 2014 तक वह भारत की लोकसभा के अध्यक्ष थी। अगला हो गया, अगला क्वेश्चन, कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप, 8वीं अनुसूची भाषाएं, 9वीं अनुसूची राज्यसभा स्थानों का आवंटन, 10वीं अनुसूची निर्दलीय परिवर्तन के आधार पर निर्भर था। देखो बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान में जो शेड्यूल है 12 शेड्यूल है। 12 शेड्यूल में आपको पता है कि जो पहला शेड्यूल है वो उसका जो संबंध है वह यूनियन एंड टेरिटरी से, दूसरा जो है वह आपका जो वेतन भत्ते हैं आपके राष्ट्रपति इसके इनके जो है मंत्रियों के वेतन भत्ते, इसी प्रकार से आपको जो सांसद हैं उनके वेतन भत्ते, जो आपके सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्तों के बारे में यहाँ पर जो है बातचीत की गई है। तो तीसरी अनुसूची में शपथ या तीसरी में जो है वह क्या है, वह शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में बातचीत की गई है। तो यहाँ पर यह तो सही हो गया। 8वीं अनुसूची में जो है वह कुल मिलाकर के 22 भाषाओं के बारे की लिस्ट दी हुई है जिनको संविधान मान्यता प्राप्त है। 9वीं अनुसूची में ऐसे विषय दिए गए हैं जिनको डाल देने पर जो वह भारत के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं। तो यह भी आपका यहाँ पर यही आपका गलत है। तो निम्न में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची में सही सम्मिलित नहीं है, तो 7वां का यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर यह जो आपका यह हो जाएगा, यह विकल्प नंबर सी इसका सही है कि 7वां का जो होगा आंसर होगा सी, कि निम्न से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची में शामिल नहीं है। तो 9वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची में आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B में जो उल्लेख किया गया है, 31B में जो उल्लेख किया गया है कि जो विषय यहाँ डाल दिए जाएंगे वो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे, हुआ है राष्ट्रसभा में स्थानों का आवंटन की जहां तक बात है यह चौथे संविधान की अनुसूची में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 7वां का आंसर हो गया आपका सी सही। यहाँ पर आ जाइए 8वां, भारतीय संविधान के प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों की अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की गई थी। मैं बताना चाहूंगा आपको कि भारतीय संविधान के प्रारंभ में जो अनुच्छेद 343 इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के प्रारंभ में जो है 15 वर्षों के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा रहेगी। फिर इसके बाद 1965 में लैंग्वेज एक्ट पारित किया गया, उसमें कहा गया कि भारत में हिंदी और अंग्रेजी जो है दो भाषाएं जो है साथ साथ जो है वो चलेंगी, और हिंदी को जो है कहा गया कि हिंदी जो है सरकारी उद्देश्यों में प्रयोग किया जाएगा, उसके साथ में अंग्रेजी का प्रयोग भी किया जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जाएगा 15 वर्ष। भारतीय संविधान के प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा को प्रयोग अनुमति प्रदान की थी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा सी, मतलब 15 साल, 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन आपका है कि नीचे दो कथन है जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। पहला कथन है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है, और कारण है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया शैल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। भारत के जो संसद होगी 3 भाग होंगे। पहला होगा आपका पहला राज्यसभा, पहले राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। तो यहाँ पर संसद राष्ट्रपति जो संसद का एक भाग होता है जो अनुच्छेद 79 कहता है। फिर बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 कहता है कि अगर कोई भी विधेयक पारित किया गया है लोकसभा राज्यसभा के द्वारा तो अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास अधिकार होगा कि वो उस पर सहमति दे या उस पर सहमति अपनी रोक दें या पुनर्विचार पर वापस कर दे। इस प्रकार से राष्ट्रपति जो है वह संसद का एक भाग होता है, और यही कारण है कि संसद द्वारा कोई भी विधेयक तब तक पारित नहीं माना जाता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति नहीं दे देता है। इस प्रकार से कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। इसका जो सही आपका आंसर हो गया वह आंसर हो गया आपका ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर बी जो है बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन 9 का 9 का बी सही हो गया कि यहाँ पर कथन और कारण दोनों सत्य, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि राज्य संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विद रेफरेंस टू यूएन फाइनेंस कमीशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये फला है कि वित्त आयोग के एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 में लिखा हुआ है कि जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया होगा उसमें कौन होगा, तो उसमें आपका एक चेयरमैन होंगे और 4 सदस्य होंगे। तो सदस्यों की संख्या वहां पर कितनी होती है, वहां पर सदस्य संख्या कुल मिलाकर 5 ही होती है, और यहाँ पर सदस्य संख्या अध्यक्ष एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य बताया गया, जो गलत हो गया यहाँ पर, तो ये गलत हो गया।
और दूसरी बात है कि अनुच्छेद 280 में लिखा गया है कि वह का जो नीति आयोग जो आपका फाइनेंस कमीशन है ये अपना प्रतिवेदन किसको देगा, तो अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को देंगे। और अनुच्छेद 281 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है इस प्रतिवेदन को भारत के संसद के समक्ष इसको रखवा देंगे। इस प्रकार से यहाँ बताना मैं चाहूंगा कि पहला और दूसरा यहाँ पर दोनों जो है इनकरेक्ट है, दोनों सही नहीं है। तो यहाँ पर संघ वित्त आयोग के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है, तो ना तो एक सही है और ना दो सही है। इस प्रकार से 10वां का होगा आपका आंसर डी सही हो गया। 11 नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रीट जारी करने की शक्ति के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या है? पहला कथन है कि उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, परीक्षा, उत्प्रेषण रीट को भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रीट का उपयोग कर सकती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है 1 में लिखा हुआ है कि बाय द प्रॉपर प्रोसीजर 32(2) में लिखा हुआ है बाय द प्रॉपर प्रोसीजर इफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी इंडिविजुअल आर वायलेटेड देन पर्सन कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द राइट टू इशू 5 टाइप ऑफ रिट्स एंड दीज रिट्स आर called as habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto। तो यहाँ पर देखो बताना चाहूंगा कि अनुच्छेद 32(2) में यह लिखा हुआ है, तो यह यहाँ पर यह 32(2) में यह सही है। दूसरा आपको बताना चाहूंगा अगला लिखा संसद का अधिकार है कि वो कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपने अधिकारी स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। मैं लिखा हुआ है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू कन्फर द सेम राइट टू द अदर कोर्ट्स अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स which is specified for the Supreme Court of India। जो भारत की संसद के लिए, भारत के जो है आपके इसके लिए है सर्वोच्च न्यायालय के लिए है, वो अन्य न्यायालयों को भी अधिकार संसद द्वारा कानून बनाकर दिया जा सकता है, ऐसा लिखा हुआ है 32(3) में। इस प्रकार से पहला दूसरा दोनों सही हो गया, तो यहाँ पर यह 1 और 2 यहाँ पर दोनों सही है। 11वां का जो है आपका A और 2 दोनों हो गया सही। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में प्रावधान किया गया है और उसमें लिखा हुआ है कि भारत का जो अटॉर्नी जनरल होगा उस अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल बनाएंगे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। यह अनुच्छेद 76 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो लिखा हुआ है महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो, तो यह सही हो गया। दूसरा क्या हो गया कि महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। बताना चाहूंगा यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है प्रेसिडेंट उनको और प्रेसिडेंट के प्रसाद प्रेम जो है पद धारण करता है, प्रेसिडेंट उनको हटा सकते हैं। हालांकि मैं बताना चाहूंगा कि लॉ ऑफिसर एक्ट 1987 के माध्यम से यदि राष्ट्रपति को हटाना उसको है तो राष्ट्रपति हटा देंगे, लेकिन 3 महीने पहले की नोटिस उनको देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का अगर हम लोग आंसर देखें तो 12 का 1 सही है, 2 सही नहीं है, तो यहाँ पर केवल 1 सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 12वां का 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 को है कि भारत को एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया। भारत में जो विधायिका परिषद है और विधान परिषद है, विधान परिषद संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान का जो देखिए जो अनुच्छेद नंबर आपका अनुच्छेद नंबर 171 है, उसमें लिखा हुआ है कि एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा कुछ सदस्यों की संख्या 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकती। मैं बताना चाहूंगा कि पहले यह 1/4 था, बाद में संविधान संशोधन करके इसको कर दिया गया 1/3। तो यह सही हो गया, कि सही है कि सदस्यों की संख्या 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। और दूसरा क्या है कि एक राज्य विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए, मतलब यहाँ पर न्यूनतम 40 और मैक्सिमम उस राज्य की विधानसभा का जो है 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। तो यह आपका 1/3 अधिक नहीं होनी चाहिए। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये दोनों विकल्प सबके सही है। 13 का 1 और 2 सही है। इस प्रकार से दोनों ए और बी दोनों सही हो गया, मतलब 13 का हो गया सी आंसर करेक्ट। 13 का जो है सी आंसर करेक्ट हो गया। आइए 14वां 14 क्वेश्चन 14 देखते हैं
देखो संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या नहीं है। ठीक, कौन सा सही है। ए, राज्यसभा के उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित की गई। बातें बताना चाहूंगा कि जो आपकी चौथी अनुसूची है उसमें आपको जानकारी होनी चाहिए कि चौथी अनुसूची के आधार पर उत्तर प्रदेश को जो है वह आपको पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के माध्यम से जो उसकी जनसंख्या है उस जनसंख्या के आधार पर इसको उत्तर प्रदेश को राज्यसभा की 31 सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीटें। हमें लगता है कि आप सबको जानकारी होगी। पहले लोकसभा की इसके पास 85 सीटें थी, लेकिन जब 2000 में उत्तराखंड से अलग हो गया तो सीटों की संख्या इसकी बच गई 80। इस प्रकार से यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही हो गया। तो यहाँ पर 14 का आंसर जो है सी विकल्प सही हो गया। सी विकल्प सही हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सही हो गया, तो 14 का यहाँ पर सी जो है वो विकल्प सही है। 15, संसद के सचिवालय के पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98 अनुच्छेद 98 में यह लिखा हुआ है कि संसद के लिए जो है वो सभी दोनों सदनों के लिए अपने अपने सेक्रेटरीट सचिवालय होंगे और सचिवालय के लिए जो भी वहाँ पद सृजित किए जाएंगे वह पद अलग भी हो सकते हैं और वह सम्मिलित भी हो सकते हैं। तो यहाँ बताना चाहूंगा कि अनुच्छेद 98 के आधार पर यह पहला सही है। दूसरा, संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। यह भी बताना चाहूंगा कि यह भी उसी अनुच्छेद 98 में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 15 का 1 और 2 दोनों सही हो गया। मतलब यहाँ पर यह आंसर सी सही है कि संसद के सचिवालय के पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जाएगा दोनों 1 और 2। इस प्रकार से आप आइए और मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में लोग आ जाते हैं। 16 निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू ग्राम सभा। ए, इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार से है जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं, जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। देखो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे राज्य व्यवस्थापिका में जो वहाँ पे जो लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं राज्य व्यवस्थापिका में वे लोग होते हैं जो जनता के द्वारा चुनाव जीत करके आते हैं। लेकिन ग्राम सभा की जो बैठक होती है, ग्राम सभा की बैठक में वो लोग भाग लेते हैं जो वहाँ पर चुनाव नहीं जीत कर आए हैं। मतलब ग्राम सभा में सभी वे लोग उपस्थित हो सकते हैं जो गाँव के 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं और निर्वाचक नामावली में उनका अगर नाम है तो वे वहां पर उपस्थित हो सकते हैं। तो यहाँ पर बताना मैं चाहूंगा, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात होगी कि राज्य सूची पे जितने राज्य सूची में जो विषय है उस विषय पर उनको कानून बनाने का अधिकार होता है राज्य विधायिका को। लेकिन बताना मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जो आपको स्टेट जो आपको पंचायती राज व्यवस्था में जो लिस्ट दी हुई है वहाँ पे वो दिया हुआ है आपका 11वीं अनुसूची में। तो उन पर जो नियम या कानून बनाने का अधिकार वो विधानसभा को है। हालांकि वो उसके बाद रेजोल्यूशन या प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, लेकिन इसका जो अंतिम कानून है अंतिम कानून विधानसभा के द्वारा बनाया जाता है। इस प्रकार बताना चाहूंगा कि इसकी राज्य और कार्य और शक्तियां जो है ग्राम स्तर पर उसी प्रकार के राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं, यह सही नहीं है। दूसरा, किसी शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा होता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से इसका शक्ति निर्धारण जो है राज्य विधायिका के द्वारा किया जाता है। और सी बाकी बात देखो सब सही होगा कि सही सत्य सही है। यह ग्राम स्तर की सभा है जिससे पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। और यहाँ बताना मैं चाहूंगा कि यह ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर सी सही हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर अगर सत्य नहीं की बात होगी तो यहाँ पर हो जाएगा कि बी सही नहीं है। इसके शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा होता है। 16वां का बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो सत्य नहीं होगा। तो 16वां का यहाँ पर आपका बी हो गया। बी हो गया। चूंकि देखो यहाँ पर ए और बी नहीं है इसलिए हम लोग मान लेंगे कि राज्य कार्य और शक्तियां जो है ग्राम स्तर पर उसी प्रकार से है जैसे राज्य विधायिका की होती है। हालांकि अगर हमको सूक्ष्मता से इसका विश्लेषण किया जाए तो मैं बताना चाहूंगा कि शक्तियां पूरी तरीके से एक समान नहीं होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर विकल्प में बी जो है बिल्कुल ही गलत है, इस कारण से उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए जो यहाँ पर बी है उसका जो है ए को हम लोगों ने सही मान लिया और इस प्रकार से बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यह होगा 16 का जो है आपका आंसर हो जाएगा बी सही। ठीक है। 17वां, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है। बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 डी में लिखा हुआ है कि जो पंचायतों के चुनाव होंगे आई के है। तो यहाँ पर 243 के है, 243 के में लिखा हुआ है कि पंचायतों के समस्त चुनाव जो होंगे उनका संचालन जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 17वां का जो है बी आंसर हो जाएगा सही।
18 पंचायती राज द्वारा अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। मतलब ये देखो, जो अशोक मेहता कमेटी के रिकमेंडेशंस थे 1977 में, उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें से कौन सही है। एक पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था का स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो अशोक मेहता कमेटी है, आपको पता है कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके बारे में सबसे पहले जो समिति बनाई गई थी, वह समिति आपकी थी आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 स्तरीय पंचायती राज की बात की थी। सबसे नीचे गांव का स्तर, और बीच का जो इंटरमीडिएट लेवल, और तीसरा जो है जिला स्तर। मैं बताना चाहूंगा कि जब अशोक मेहता कमेटी है तो उस कमेटी ने कहा कि यहाँ पर सिर्फ 2 स्तर होना चाहिए। 15 से 20 हज़ार की जो जनसंख्या होनी चाहिए, उस पर सबसे निचले का स्तर नीचे स्तर होना चाहिए, और ऊपर में जो है जिला स्तर पर एक संस्था होनी चाहिए। तो यहाँ पर बताना चाहूंगा कि पूछ रहा है कि राज्य स्तर के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी उसने वकालत की थी, तो यह बिल्कुल बात सही है, यह बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर यह आपका ये तो सही हो गया। यह सही हो गया। यह सही हो गया। बी पूछा कि राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि यह भी सही है कि 15 से 20 हज़ार जो बहुत कई गांव हैं, गांव को मिला करके एक यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। तो 18वां का जो है यह आपका सी जो है वह सही है कि पंचायती राज के स्थान पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन की सिफारिशें देखो क्या थी। ठीक है, तो यह आपका यहाँ पर हो गया 18वां का सी जो आपका सही है। 19वां सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित किसको होता है। तो आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय का जो कोई भी न्यायाधीश है वो अपना जो त्यागपत्र देता है वो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट, क्योंकि राष्ट्रपति इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, राष्ट्रपति ही उसको क्या करता है, नियुक्ति देता है। इसलिए जब उसको इस्तीफा देना होगा तो इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को ही देगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा, तो यहाँ पर हो गया 19 का हो जाएगा राष्ट्रपति सी। 20 निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। देखो बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 जो है उसमें 3 बातें की गई है। पहला क्या किया है, यह है राइट अगेंस्ट कन्विक्शन, अपराध सिद्धि के विरुद्ध अधिकार। यह कहता है कि इफ एनीबॉडी इज कन्विक्टेड देन दैट पर्सन shall not be punished for any offense which is not an offense at the time। कोई किसी भी व्यक्ति को किए गए अपराध के लिए और उस अपराध के लिए उसको सजा नहीं दी जाएगी जो इसमें अपराध नहीं है। आगे कहा गया है कि nobody can be compelled to give evidence against himself। किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और nobody can be punished more than prescribed in the law। कोई जितना कानून में किसी व्यक्ति के लिए अपराध की बात की गई है, सजा की बात की, उससे अधिक व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। तो स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी, मतलब प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो मैंने बताया कि कोई व्यक्ति अपने खिलाफ गवाही देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता, ये हो गया। दोहरे दंड की धारा होने से निषेध। 20(1) में लिखा हुआ है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, 20(2) में लिखा किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं जा सकती। तो यह भी हो गया। यातना के विरुद्ध निषेध। नोबडी कैन बी कंपेल्ड टू गिव विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गिरफ्तारी देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कि कोई कानून जो कोई भी कार्य जो अभी अपराध नहीं है उस कार्य के लिए किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 20 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो यहाँ पर आप आंसर मिला सकते हो 20 का डी। तो 20 का डी हो जाएगा। कायोतर विधि मतलब होगा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों का मौलिक अधिकार दोनों का एक भाग है। बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45, यह देखो क्या था, पहले इसमें पहले ये लिखा हुआ है कि अगर भारत का कोई भी बच्चा जिसकी उम्र जो है 14 वर्ष से
14 वर्ष या उससे कम है, तो उस बच्चे को जो है राज्य को प्रयास करना चाहिए कि उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करे। फिर हम लोगों ने 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से क्या किया, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोग मूल अधिकार बना दिया। और यहाँ पर एक बात जोड़ दी, उसको फिर से रिराइट कर दिया आर्टिकल 45 को, और ये लिख दिया कि जिस बच्चे की उम्र जो है 6 वर्ष से कम होगी, उस बच्चे को जो है उसको जो है राज्य क्या करेगी, उसको शिक्षा, आरंभिक शिक्षा देखभाल की व्यवस्था करेगी। साथ ही साथ हम लोगों ने जो मूल कर्तव्य था, मूल कर्तव्य में हम लोगों ने 51(1) के जोड़ दिया, और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि जो भी अभिभावक गार्जियन है उसका यह कर्तव्य होगा कि वो अपने पालित के लिए जो है शिक्षा की व्यवस्था करे। इस प्रकार से देखो क्या कौन सा प्रावधान नीति तत्वों के मौलिक अधिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है, तो अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं, ठीक है, अवसर दिलवाएं। तो यह आपका 21वां का आपका हो गया ए। 22वां, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए, अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करते हैं। देखो यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हिंदी वाले में एक चीज छूटा हुआ है, यहाँ पर आर्टिकल लिखा हुआ है इंग्लिश वाले में 109, इंग्लिश वाले में लिखा हुआ है 109। अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है। आपको पता ही होगा कि जो संयुक्त बैठक है उसके बारे में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 में प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से यह जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जो अनुच्छेद 118(3) है उसमें लिखा हुआ है कि जब संयुक्त बैठक होगी तो दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वह संसद को कौन करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। तो यहाँ पर 22वां का जो है एक गलत है, 2 सही है। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा केवल बी, केवल 2। 22वां का जो आंसर हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे के प्रश्न पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कालानुक्रम है। यह पूछ रहा है कि विद रेफरेंस टू द इन्वेडर्स इन एंशिएंट इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसको बताना है कि कौन पहले हुआ और कौन बाद में हुआ। तो मैं बताना चाहूंगा कि भारत में अगर हम बात करें, आक्रमण की बात करें, तो भारत पर सबसे पहले 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अर्मेनियन साम्राज्य, ईरान के लोग थे, उन्होंने आक्रमण किया था। दूसरे आक्रमण करने वाले लोग जो थे ग्रीक थे। इसके बाद आपके तीसरे जो थे वह सप लोग आए। इसके बाद जो है फिर कुषाण लोग आए। तो यहाँ पर अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाएंगे तो आपका ग्रीक, सप और हो जाएगा कुषाण। ग्रीक, सप और कुषाण। तो यहाँ पर यूनानी हो जाएगा, पहले यूनानी, इसके बाद शक और फिर इसके बाद कुषाण। तो यहाँ पर 23वां हो जाएगा ए, 23वां हो जाएगा ए। 23वां का यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका ए हो जाएगा। 24वां है कि मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद था एक बौद्ध भिक्षु के वध संवाद रूप में है, वह भिक्षु कौन थे। तो मैं बताना चाहूंगा, देखो मिलिंद पन्हो और राजा मिलिंद पन्हो जो है राजा मिलिंद और एक भिक्षु के बीच में संवाद है, और वह संवाद जो है वह है नागसेन के साथ में, नागसेन के साथ में। इस प्रकार से 24 का जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा सी। 25वां है चरक संहिता। आपको पता होगा कि भारत का जो है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जो है दो मेडिकल फील्ड के, आयुर्विज्ञान के दो बहुत बड़े ग्रंथ हैं, और इसको माना जाता है कि दुनिया के जो है आयुर्विज्ञान के या मेडिकल साइंस के पहले ग्रंथ माने जाते हैं। तो जो चरक संहिता है वो 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसको लिखा गया था। चरक संहिता में कितने अध्याय और खंड विभाजित है बताना चाहूंगा। इसमें 8 चैप्टर या 8 किताबें हैं और इसका 120 अध्याय है। तो इसमें 8 जो है वो आपके वॉल्यूम है, 8 वॉल्यूम है, 8 सेक्शंस हैं, और जो चैप्टर्स है वो 120 है। इस प्रकार से 25 का क्वेश्चन आंसर जो होगा वो ए सही होगा कि चरक संहिता में 120 अध्याय और 8 खंड हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूत कौन अधिकारी है। मैं बताना चाहूंगा कि देखो जो वैदिक काल था, वैदिक काल में सबसे पहले तो राजा पुरोहित 2 मुख्य रूप से होते थे आपके, और वहाँ पे ऑफिशियल। बाद में क्या हुआ कि बाद में जैसे 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 और उनका जो है उनकी जो सिस्टम जो है थोड़ा सा जो है सिस्टम में जटिलता आने लगी, तो वैसे वैसे क्या होगा कि अधिकारियों की नियुक्ति होने लगी, और टैक्स को वसूल करने के लिए अधिकारी उसको भागदूत कहते थे। टैक्स को जो व्यक्ति कल कर रखता था उसको संग्रहित्रा कहते थे। तो यहाँ पर पूछा गया कि वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूत कौन अधिकारी होता था, तो भागदूत होता था राजस्व कर जमा करने वाला। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, राजस्व को जमा करने वाला, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, ऑफिशियल हु कलेक्टेड टैक्स, मतलब इसको हो जाएगा रेवेन्यू कलेक्टर।
अगला क्वेश्चन होगा कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चुनाव करें। पुरातात्विक यहाँ पर देखो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है और यहाँ पर है वर्तमान स्थल। तो आपको पता है कि निवासा कहाँ पे है, तो निवासा जो है यह आपका निवासा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ईसमपुर जो है यह आपका तब कर्नाटक में है, डिडवाना जो है राजस्थान में है और गुडियम गुफा है वो तमिलनाडु में हो गया। इस प्रकार से आप देख सकते हो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो यहाँ पर यह बी विकल्प जो आपका सही है, बी विकल्प सही है। तो यहाँ पर यह बी वाला विकल्प आपका सही होगा। निवासा जो है वो महाराष्ट्र में हो गया, ईसमपुर हो गया आपका कर्नाटक में, डिडवाना राजस्थान में, गुडियम गुफा हो गया आपके तमिलनाडु में। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? पता मुझे कि हड़प्पा संस्कृति जो लगभग 12,99,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। यह उत्तर में जो है यह मांडा है, दक्षिण में जो है यह आपका यह दैमाबाद तक, मतलब जो आपका यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र का जो दैमाबाद है वहाँ तक, और यह पूरब में जो है आपके पाकिस्तान के सूत का गेंडौर तक और पश्चिम का गेंडौर तक और पश्चिम में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर तक फैला हुआ था। तो यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित से कौन सा हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा निर्धारण करता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर। तो यहाँ पर यह सही आंसर हो जाएगा, बी विकल्प सही हो गया, आलमगीरपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? देखिए मैं बताना चाहूंगा कि पुराण का मतलब है कि ऐसी भारत के धार्मिक ग्रंथ, जिन धार्मिक ग्रंथों में कहानियों के माध्यम से बहुत ही शिक्षाप्रद बातें बताई गई और साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारे राजवंशों के बारे में कहानियों को उल्लेख भी मिलते हैं। तो हम लोग बात करें तो पुराणों में 18 पुराणों को जो है माना गया है, इसमें से 12 जो पुराण है उसको हम लोग मानते हैं कि वो ऑथेंटिक है। तो पुराणों में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताएं, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही है। वायु पुराण से भूत वंश की जानकारी मिलती है, तो बताना चाहूंगा कि जो वायु पुराण है, वायु पुराण से आपको भूत वंश की जानकारी मिलती है, विष्णु पुराण से भी भूत वंश की जानकारी मिलती है। चूंकि यहाँ पर वायु पुराण दिया हुआ है और भूत वंश यहाँ पर है, तो इस कारण से हम लोग यहाँ पर दोनों को सही मान लेंगे। हालांकि बताना चाहूंगा कि वायु पुराण में मौर्यों के बारे में भी जानकारी है, लेकिन जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण में आपको मौर्यों के बारे में जानकारी है, वायु पुराण में जब गुप्त वंश की जानकारी है और विष्णु पुराण में मौर्यों के साथ साथ गुप्त वंश की जानकारी भी है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर चूंकि ये दोनों मैच कर रहा है, इस कारण से यहाँ पर दोनों सही है। तो यहाँ पर 29 का जो है सी विकल्प आपका सही होगा, सी विकल्प सही होगा, 29 का सी, कि वायु विष्णु पुराण में जो है मौर्य वंश के साथ साथ गुप्त वंश की जानकारी भी है। तो यहाँ पर कहा कि विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, सही है। वायु पुराण गुप्त वंश के शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, यह भी सही है। तो एक और दो दोनों सही हो गए इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग में दर्शन प्रचारक से सही सुमेलित है? देखिए भारत का जो प्राचीन काल है उसमें हम लोग को 6 प्रकार के यहाँ पे दर्शन की बात मिलती है। पहला दर्शन जो है वह न्याय, दूसरा हो गया वैशेषिक, तीसरा हो गया सांग, चौथा आपका हो गया योग, पांचवा हो गया उत्तर मीमांसा और छठा हो गया जो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो बताना चाहूंगा कि न्याय के जो है वह गौतम मुनि थे, उत्तर मीमांसा का जो है वह पूर्व मीमांसा का जो है वह कपिल मुनि, और उत्तर मीमांसा का जो है वो आपको पूर्व मीमांसा का जो है सही सुमेलित है यहाँ पर। तो बताना चाहूंगा कि वैशेषिक दर्शन के जो है आपका वैशेषिक दर्शन के जो पिता थे वो कणाद मुनि थे। मीमांसा मतलब हो गया पूर्व मीमांसा के जो वे हैं, पूर्व मीमांसा का जो है वह आपके कपिल मुनि थे, उत्तर मीमांसा का बद्रायन थे। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित है वो है न्याय का गौतम। कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित में इसमें सही कौन सा है? वह 1611 में जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत आया था। तो बताना चाहूंगा कि कैप्टन हॉकिंस जो हेक्टर जहाज का कप्तान था वह 1608 में पहुंचा था आपका आगरा और 1611 तक आगरा में रहा था। तो यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यह पहला जो है ऑप्शन गलत है। वो तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। बताना चाहूंगा कि ही वाज वेरी प्रोफिशिएंट इन तुर्की लैंग्वेज एंड दैट इज व्हाई जहांगीर ऑफर्ड हिम मनसब टू रिसाइड इन हिज पैलेस, और जहांगीर उससे खुश होकर उसको मनसब भी दिया था। इस प्रकार से कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में
पहला विकल्प जो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर 31 का बी आंसर सही हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे बात करते हैं। अगला है कि खरीदादार कौन था। खरीदादार, देखिए मुगल काल में बहुत सारे ऑफिशियल्स होते थे और उन ऑफिशियल्स के अलग अलग नाम थे। मैं बताना चाहूंगा कि परगने फरमानों जो परगने का यहाँ पर देख लीजिए, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता है उसको खरीदादार कहा जाता था। शाही महल का जो प्रधान संरक्षक है, जो उसका जो होता था, शाही महल का जो प्रधान संरक्षक होता था वह हो गया। फिर परगना का प्रमुख जो अफसर होता था, परगने का जो प्रमुख अधिकारी होता था, उस परगने के प्रमुख अधिकारी को हम लोग सिकदार कहते थे। अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता है उसको बीतकची कहा जाता था। तो यहाँ बताना चाहूंगा खरीदादार जो है, खरीदादार नहीं है, खरीदादार है। खरीद मतलब क्या होता है, मतलब होता है फरमान, तो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। तो 32 का यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा ए। ऑप्शन 32 का जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सही ऑप्शन है ए। तो यहाँ पर खरीदादार जो है वो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए हो गया मिराते सिकंदरी, मिराते सिकंदरी। बी बुरहाने मासिर, सी रियाजुल सलातीन और रियाजुल इंसा। मैं बताना चाहूंगा मिराते सिकंदरी जो है वो आपका गुजरात का इतिहास था। तो ए गुजरात विजय के बारे में है, तो ए जो है आपसे ऑप्शन नंबर होगा 4। ठीक है। बुरहाने मासिर जो है वह बहमनी के अमरनगर इतिहास है। तो इसके प्रकार से यह आपका 4 यह हो गया गुजरात विजय। यह बुरहान मासिर जो है वह आपका दूसरा नंबर 2 हो गया। रियाजुस सलातीन जो है महमूद गवा के पत्रों का संग्रह हो गया, तो यह हो गया 3। और रियाजुल इंसा जो है वह बंगाल का इतिहास हो गया, यह हो गया 1। तो 4 2 3 1 4 2 3 1। यहाँ पर इसका जो है वो डी विकल्प सही है, डी विकल्प सही है। तो याद रखिए कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 का डी विकल्प जो है, डी विकल्प यहाँ पर सही हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? Which of the following is not correctly matched? चलिए हम लोग यहाँ पे बात करें। इल्तुतमिश रजिया के पिता, बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश रजिया सुल्तान के पिता थे। शाह तुर्कन जो है वह इल्तुतमिश की पत्नी थी, हालांकि रजिया की उम्मान नहीं थी, है ना। तो वह जो है वह शाह तुर्कन जो है वह इल्तुतमिश की पत्नी थी, ये सही, पत्नी सही है। हमीदा बानो बेगम जो है अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, ये बिल्कुल गलत है। हमीदा बानो बेगम जो है वह आपको हुमायूं की पत्नी थी और वह अकबर की माँ थी। इस प्रकार से 34 का जो विकल्प है। और गुदन बेगम जो है बाबर की पुत्री थी, जिन्होंने हुमायूं अपने भाई के बारे में जो है हुमायूंनामा लिखा था। इस प्रकार से 34 का यहाँ पर सही आंसर जो है वो सी हो गया, सी। मतलब कि हमीदा बानो बेगम यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं थी, बल्कि वह कौन थी? वह हमीदा बानो बेगम जो है वो अकबर की माँ थी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर पेशवा की बात करेंगे तो 1713 से लेकर के 1720 तक जो है बालाजी विश्वनाथ जो सबसे पहले पेशवा बने। फिर बाजीराव फर्स्ट को बनाया गया था, इसका बनाया गया माधवराव फर्स्ट और फिर बनाया गया नारायण राव। इस प्रकार से यहाँ पर जो विकल्प होगा 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3। विकल्प नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गोक हत्या को समाप्त कर दिया? देखो मैं बताना चाहूंगा कि जो शमशीर वंश का राजा था, इसका नाम था, जिसका नाम था आपका नाम था उसका जो है नाम था जैनुल आबिदीन। तो जैनुल आबिदीन को दूसरा अकबर भी कहा जाता है, कश्मीर का अकबर कहा जाता है। और जैनुल आबिदीन ने जिस प्रकार से अकबर ने कुछ समय के लिए जजिया का हटा दिया था, उसी प्रकार से जैनुल आबिदीन ने जजिया करके साथ साथ गो हत्या को समाप्त किया था। इस प्रकार से 36 का आंसर जो होगा वो जैनुल आबिदीन हो जाएगा, जैनुल आबिदीन। तो यहाँ पे आप आंसर हो जाएगा जैनुल आबिदीन, जैनुल आबिदीन। क्वेश्चन नंबर आएगा 37, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? मैं तो बताना चाहूंगा कि आपका जो फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक जो है मोहम्मद तुगलक का जो है चचेरा भाई था। 1361 ईस्वी में उसने पंजाब के नागरकोट पर आक्रमण किया था। जब वह नागरकोट पर आक्रमण किया तो वहां पर उसका एक जो है व्यक्ति था, एक मैं कहूँगा उसका दरबारी था, उसका नाम था अजीजुद्दीन खान। अजीजुद्दीन खान उसने क्या किया? उसने 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया। तो यहाँ पर 37 का आंसर हो जाएगा अजीजुद्दीन खान, मतलब 37 का एक विकल्प सही है। 38 क्वेश्चन देखिए,
38वां नंबर कह रहा है कि संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत विकसित हुई है। मैं बताना चाहूँगा कि 1720 में मोहम्मद रंगीला जब फर्रुख शेख की मृत्यु के बाद जब वह शासन संभालता है तो वह जो है वह नृत्य और संगीत में वो बड़ा ही पारंगित व्यक्ति था। तो वहाँ पे टप्पा शैली जो है विकसित हुई थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि संगीत की टप्पा शैली में किस मुगल सम्राट के दरबार पर विकसित हुई। यहाँ पर हो जाएगा मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन कवियत्री पुस्तक सही सम्मिलित नहीं है। दयाबाई मलिका, सहसबोबाई प्रकाश, गंगाबाई लीला और सोम कुमार पेली की होता। मैं देखो एकमात्र ऐसा ही क्वेश्चन है जिसको मैं नहीं कर पाया और मैं इसके लिए सॉरी कर दूंगा। मैंने इसको ढूंढने की कोशिश भी की बट ये मिला नहीं इसका आंसर। तो आपके लिए मतलब मैंने 150 में से 149 क्वेश्चन आपके लिए मैंने कर दिया सही। बाकी वाले क्वेश्चन में नहीं हो पाया तो उसके लिए मैं सॉरी कहूँगा। आप बाद में इसको देख लेना। तो 39 क्वेश्चन का जो आंसर मेरे पास नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान सही सम्मिलित नहीं है। देखो बताना चाहूँगा कि जो बैरकपुर था, बैरकपुर में जहाँ पर आती थी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जहाँ पर मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, वह तारीख थी 29 मार्च 1857। इसी प्रकार से मेरठ में जो विद्रोह हुआ था वह था 10 में 1857 को। लखनऊ में जो आपका विद्रोह हुआ वह हुआ था 4 1857 को। और जून में ही लखनऊ के साथ में झांसी में भी हुआ था विरोध। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा झांसी कि 11 में 1857 में दिया हुआ है। वहाँ मई नहीं बल्कि जून 1857 में वहाँ पर क्रांति हुई थी। इस प्रकार से 40 का जो आंसर है वो आपका आंसर डी सही हो जाएगा कि यहाँ पे झांसी में जो विद्रोह हुआ था वो आपका जून में, लखनऊ में और झांसी में दोनों में एक ही साथ हुआ था। तो जून में हुआ था, जून 1857। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी सही। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पर। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता के द्वारा किया गया था। ए बाबा रामचंद्र ने, बी इंद्रनाथ द्विवेदी ने, सी स्वामी सदानंद सरस्वती ने और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मैं बताना चाहूंगा 1918 का जो संयुक्त प्रांत किसान सभा थी इसका गठन जो है वह आपका इंद्रनाथ द्विवेदी ने किया। उसके साथ साथ मदन मोहन मालवीय जी भी थे। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आंसर है 41वां का आंसर होगा आपका बी आंसर यहाँ पे सही है। 41वां का जो है बी आंसर सही है। इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। चूंकि मदन मोहन मालवीय दिया नहीं है तो इस कारण से मैं यहाँ पर बता दूं कि इसका 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन के जो नेता थे वो थे इंद्र नारायण द्विवेदी और स्वामी सदानंद सरस्वती ने क्या किया था 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का गठन किया था। इससे आपको कंफ्यूजन में आना, वो ऑल इंडिया किसान सभा है और यह है उत्तर प्रदेश का जो है संयुक्त प्रांत किसान सभा गठन। तो यह किया था इंद्र नारायण द्विवेदी और आपको मदन मोहन मालवीय जी ने। तो यहाँ पर क्वेश्चन 41 का जो है बी आंसर सही है 41 का। आइए क्वेश्चन नंबर 42 व 42 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंज पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। आपको बताना चाहिए कि दिल्ली में जो 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में जो दरबार हुआ था उस दिल्ली दरबार में एकमात्र ऐसा बार हुआ था कि उस दिल्ली दरबार में जो है दिल्ली दरबार में पहली बार जो है ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम आए थे और लॉर्ड हार्डिंज जब वहाँ पे जा रहे थे हाथी से तो वहाँ पर जो आपका अनुशीलन समिति है उस अनुशीलन समिति के राष्ट्र बिहारी बोस जी ने उनके ऊपर बम फेंक दिया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अनुशीलन समिति। यह आंसर सी सही है और दोनों सही लगाया हुआ है। तो 42 का आंसर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। तो यह था भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में जब अंग्रेजों ने यह देख लिया कि वी विदाउट हैविंग द एक्टिव कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस वी कांट लिव इन इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम, हम भारत में लंबे समय तक रह नहीं पाएंगे और इस कारण से भारत सरकार ने 1919 में प्रावधान किया, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई। तो 1919 हो जाएगा 1919 का अधिनियम। अगला हो गया ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सही है। देखो मैं बताना चाहूंगा ईवी रामास्वामी जो नायकर हैं उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था क्योंकि वह 1919 से लेकर 1925 तक में कांग्रेस के सदस्य थे।
दूसरा है 1925 में कांग्रेस छोड़ दी, यह भी सही है कि 1925 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इस प्रकार से 44वां का जो उन्होंने इल्जाम लगाया कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस जो है ब्राह्मणों की पार्टी है और वह दलितों और जो लोग नीचे दबे कुछ लोग हैं वो उनकी हिमायत न करके वह जो है मुख्य रूप से ब्राह्मणों की पार्टी बन गई है। इस कारण से उन्होंने जो है वह कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। तो 44 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो सही आंसर आपका हो जाएगा कि हो जाएगा दोनों सी। 44 का हो जाएगा सी, मतलब उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। क्वेश्चन नंबर 45, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने भारत के जो भी भारत में जो प्रभावशाली लोग थे उन्होंने उसके नाम पर अपने ब्रिगेड का नाम रखा था, रेजिमेंट का नाम था, उसमें उन्होंने नाम रखा था रानी झांसी रेजिमेंट। तो रानी झांसी रेजिमेंट जो है उनके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम था। आंसर हो जाएगा 45 का बी। 46 क्वेश्चन 46वां नंबर, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आंसर खान बहादुर खान। इसमें बताने की जरूरत नहीं है, यह सब बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। 47 कार्यक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से घटनाओं में से कौन सा अंतिम था? कौन अंतिम था? आइए हम लोग इस पर थोड़ी बात करते हैं। देखिए, होम रूल आंदोलन आपका जो चला है यह चला 1916-17 में। होम रूल आंदोलन 1916-17 में चला। जो खिलाफत आंदोलन है यह चला 1919 से लेकर 1924 तक। जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गई आपको 1919 में और मुगला विद्रोह हो गया 1921 में। इस प्रकार से सबसे अंतिम तक चलने वाला जो था वह था खिलाफत आंदोलन 1924 तक चला था। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा। 47 का यहाँ पर सही आंसर है बी, मतलब खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 47 के बाद क्वेश्चन नंबर आता है 48 निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? ए मतांगिनी हाजरा, बी अरुणा आसफ अली, सी कनकलता बरुआ और डी शांति घोष। देखो, मैं बताना चाहूंगा कि जो मतांगिनी हाजरा है उनको बूढ़ी गांधी कहा जाता था और उन्होंने जो है वह बुढ़ापे तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के द्वारा उनको शॉर्ट कर दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान। कनकलता बरुआ को भी झंडा फहराने के लिए उनको भी शॉर्ट किया गया था और अरुणा आसफ अली ने भाग लिया ही था। इस प्रकार से यहाँ पर जो शांति घोष है, बताना चाहूंगा कि शांति घोष वह वीरांगना जिन्होंने डिप्टी कलेक्टर की हत्या की थी, इसके कारण से उनको जेल हो गया था। 1939 में जब वह छूट करके आई तो छूट के आने के बाद उन्होंने शादी वादी कर लिया और इस प्रकार से उनका जो संबंध जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से नहीं था। इस प्रकार से यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 48 का आंसर हो जाएगा डी शांति घोष। 48 का आंसर हो जाएगा डी शांति घोष। शांति घोष। तो 48 का क्वेश्चन हो गया, आंसर होगा शांति घोष। कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी शांति घोष। आंसर क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सम्मिलित नहीं है? ए जो है मंजरा गोदावरी, बिल्कुल सही है। मंजरा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। हेमावती जो है कावेरी की सहायक नदी है। मालप्रभा जो कृष्णा की सहायक नदी है और प्राणहिता जो है वह महानदी के ऊपर गोदावरी की सहायक नदी है। तो 49 का यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, मतलब ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा भागीरथी नदी मिलती है? देखो, मैंने एक वीडियो यहाँ पे बनाया था और अभी मेरा जो पहला ही वीडियो था उसमें मैंने पंचप्रयाग के बारे में बताई थी। अगर आपको जानकारी आपको लेनी है अच्छी तरीके से तो आप मेरा पंचप्रयाग का वीडियो देख लेना। तो यह स्थान है देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी जो है वो देवप्रयाग में आकर के मिल जाती है और कहते हैं वो देवताओं की भूमि बन जाती है इस प्रकार से। और यही अलकनंदा भागीरथी जो है आगे गंगा नदी कहलाती है। ठीक है, 5 प्रयाग हैं जिसको विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग और एक आपका प्रयाग तो यही है प्रयागराज। इस प्रकार से बताना चाहूंगा कि जो यह अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है वो को देव प्रयाग कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा 50 का डी देव प्रयाग। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सही नहीं है? यह मिट्टी उच्च तापमान में भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। बिल्कुल सही बताना चाहूंगा कि जहां पर उच्च तापमान होती है और भारी वर्षा होती है वहां पे लेटेराइट मिट्टी विकसित होती है। और इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस मिट्टी में लौह अयस्क जो है आयरन ऑक्साइड में भारी मात्रा में पाया जाता है। तो यह आपका 1 और 2 दोनों विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 51 का सही आंसर है सी।
आइए क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में पाया जाता है? देखो बताना चाहूंगा कि जो अल्ट्रावायलेट रेज आपका सूरज की किरणों से आती है, उस अल्ट्रावायलेट रेज के माध्यम से ऑक्सीजन के टूटने से ओजोन बनता है, वह अल्ट्रावायलेट सी होती है। और अल्ट्रावायलेट बी किरणें क्या होती है, वह पराबैंगनी किरणों के माध्यम से अवशोषित हो जाती है। अल्ट्रावायलेट जो है आपका बी किरणें हैं वह जो है ओजोन लेयर के माध्यम से अवशोषित हो जाती है। और ये ओजोन लेयर जो है यह पाया जाता है आपका 15 से लेकर 35 किलोमीटर तक के बीच में, जो आपका है आपका समतापमंडल। इस प्रकार से पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल स्तर पाई जाती है? तो आ जाएगा समतापमंडल। इस प्रकार समतापमंडल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 52वां का आंसर सी सही है। 53 भारत की प्रमुख नदियां उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। यमुना नदी आपको पता ही है, यमुना जो है यमुनोत्री से निकलती है। कृष्णा नदी जो है वह नदी कृष्णा की निकलती है। आपकी गोदावरी जो है गोदावरी निकलेगी आपका यहाँ से कृष्णा नदी आपकी निकलेगी महाबलेश्वर से। और एक मिनट, तो यहाँ पर ये डी विकल्प को सही है। भारत की प्रमुख नदियों का संजोड़ में बनाइए। यहाँ पर बताना मैं चाहूंगा कि यमुना नदी जो है यमुनोत्री से निकल रही है। कृष्णा जो है वह निकलती है आपको नासिक से। गोदावरी जो है वह निकलेगी आपका महाबलेश्वर से, और महानदी निकलती है सियावा से। इस प्रकार से 53 का जो है 53 का डी विकल्प आपका सही विकल्प है, यह सही विकल्प है। आइए 54 पे आते हैं। 54 कह रहा है कि नीचे दो कथन है जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन ए, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। बिल्कुल सही है कि जब आपका साउथ वेस्टर्न मानसून आता है तो उसमें तमिलनाडु में कोई वर्षा नहीं होती है। कारण दे रहा है कि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर वृष्टिशात क्षेत्र में स्थित है। मैं बताना चाहूंगा कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो अरब सागर की तरफ से ऐसे निकल उठता है और उठते हुए वो उत्तर की तरफ वो बढ़ता है। इस प्रकार से बताना मैं चाहूंगा कि यह जो तमिलनाडु तट है, चूंकि तमिलनाडु तट जो है वह आपका दक्षिण पश्चिम मानसून जो है अरब सागर के वृष्टिशात क्षेत्र में पड़ जाता है, इस कारण से वहां पर बारिश नहीं होती है। मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है और कथन कारण की सही व्याख्या भी है। तो यहाँ पर इन्होंने 54 का डी मारा हुआ है, इस बिल्कुल सही आंसर इनका है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक पहला नंबर 1, राम गंगा नदी कनौज के पास गंगा नदी से मिलती है। देखो राम गंगा नदी जो है यह गंगा की एक सहायक नदी है जो उत्तराखंड से भी निकलती है। तो यह यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि राम गंगा नदी जो है वह कनौज से लगभग 62 किलोमीटर की दूरी पर हरदोई है, वह हरदोई में जाकर के मिल जाती है। तो यहाँ पर यह विकल्प गलत है। और बेतवा नदी प्रयागराज के पास गंगा नदी मिलती है, यह भी गलत है। बेतवा नदी जो है वह आपको जमुना नदी से मिलती है, की सहायक नदी है, और यह मिलती है हमीरपुर में। तो यहाँ पर पहला दूसरा दोनों विकल्प गलत है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, न तो 1 और न ही 2। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो आपका यहाँ पर डी आप समझ जाएगा कि न तो 1 सही है न 2 सही है। 56, चंद प्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो चंद प्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। अगला हो गया 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सही सम्मिलित है? तो आघिल दर्रा आपका दिया हुआ अरुणाचल प्रदेश, दिफू दिया हुआ लद्दाख, नीति दिया उत्तराखंड, और डी दिया माना जो हिमाचल प्रदेश। देखो मैं कहना चाहूंगा कि दिफू जो है यह अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है। ठीक है, जो आपका ये आपका माना जो है यह आपका उत्तराखंड का दर्रा है। तो यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आघिल जो है आघिल लद्दाख का है। तो यहाँ पे जो सही है वह सही है आपका सी, नीति दर्रा जो है उत्तराखंड का है। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर 57 का हो जाएगा सी आंसर सही। 58, सिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? बताना चाहूंगा कि सिवाना समुद्र में
एक वाटरफॉल है कर्नाटक में, ओरियास जो कर्नाटक का वाटरफॉल है, यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। और कल्पक्कम है वो तमिलनाडु में है, वह वहाँ से जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। रशिया के सहयोग से वहाँ पर आपका प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर हो जाएगा सिवाना, समुद्र एवं कल्पक्कम किससे महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर होगा जल शक्ति और नाभिकीय शक्ति। 58 का हो जाएगा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। 58 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, सही आंसर है ए, जल शक्ति, जल शक्ति। फिफ्टी का हो जाएगा ये जल शक्ति और नाभिकीय शक्ति है। अब भाई हम क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% यहाँ पे वन है। मैं बताना चाहूंगा कि 2022 की रिपोर्ट है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो है वन जो है वो 6.5% है, या 12.8% नहीं है। दूसरा यह कि जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में जो है जंगल है, लेकिन ये बहुत कम जंगल है, और इस कारण से इस प्रकार से न तो पहला सही है न दूसरा सही है, तो न तो एक और न दो, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह सही सम्मिलित नहीं है। रोटरडैम नीदरलैंड में है, बिल्कुल सही है। मोंटविडियो उरुग्वे, बिल्कुल सही है। जकार्ता इंडोनेशिया, सही है। इगारका जो है यह रूस का है, तो यहाँ पर यही आपका बी वाला विकल्प जो गलत हो गया। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो सही सम्मिलित आपका बी वाला नहीं है। 60 का हो गया आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61 पे आइए। क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। तो आपको पता है कि बेंगुला जो है वो अटलांटिक महासागर की धारा है। यदि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सिर में हो तो वह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति होती है। मैं बताना चाहूंगा कि उस दिन जो है स्प्रिंग टाइड होता है, वो सबसे बड़ी ज्वार उत्पन्न होती है, तो यह भी आपका गलत हो गया। महासागरीय लवणता कर्क रेखा मकर रेखा के बीच अधिकतम होती है, यह सही है। और पृथ्वी प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 24 मिनट या 25 मिनट बाद ज्वार आता है। तो यहाँ पर ए, बी, डी तीनों गलत है। सी सही है कि महासागर की जो लवणता है, क्योंकि वाटर जो है सबसे ज्यादा जो है वेपराइज होता है आपको कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, क्योंकि यहाँ उसकी किरण लंबवत रहती है, और इस कारण से यहाँ पर जो है वो आंसर हो जाएगा आपका 61 का जो है आंसर नंबर सी जो है सही है। आंसर जो है सी सही हो गया। तो यहाँ पर 61 का हो जाएगा सी। 62, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर कौन सी नदी है। तो आपको पता ही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर जो नदी है उसका नाम है रियो ग्रांडे रिवर। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो, मैं बताना चाहूंगा कि आर्कटिक और अंटार्कटिक को भी रेगिस्तान माना जाता है, कि हालांकि बर्फ रेगिस्तान है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे रेत वाले रेगिस्तान, तो उसमें सहारा रेगिस्तान जो सबसे बड़ा है। सहारा के बाद अगर बात करेंगे तो सहारा के बाद अरेबियन आता है, और उसके बाद आपका गोबी, और फिर आपका ग्रैंड सैंडी मरुस्थल। मतलब सबसे छोटा इसमें कौन हो गया, तो ग्रैंड सैंडी जो आपका ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है। तो ग्रैंड सैंडी सबसे छोटा हो गया। तो पहला हो गया ए 1 4 2 3, 1 4 1 4 2 3। तो 63 का यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा आपका। 63 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1 4 2 3, 1 4 2 3। सबसे छोटा इसमें आपका ग्रैंड सैंडी हो गया, सबसे छोटा हो गया ग्रेट सैंडी, इसके बाद हो गया आपका गोबी, फिर अरेबियन, और फिर हो गया सहारा। तो यहाँ पर आंसर नंबर सी सही हो गया। 1 4 2 3, 63 का सी। 64, फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको देते हैं। बताना चाहूंगा कि 16वीं शताब्दी में वहां पर स्पेन और बाद में अमेरिका ने क्या किया, अपनी कॉलोनी बसाई, और लगभग 300 साल तक वहां पे रहे। तो फिलीपाइंस में नारियल और गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है, स्पेन और अमेरिका वासियों को। तो 64 का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जो है वो आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर से हो जाएगा, स्पेन एवं अमेरिका वासियों को।
क्वेश्चन नंबर 65 आइए। 65 पर सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। किलिमंजारो पर्वत, तो आपको पता है किलिमंजारो जो है तंजानिया में है, टुबकल जो है वह मोरक्को में है, तो टुबकल जो है वह मोरक्को में है, स्टैनली जो है वह आपका होगा युगांडा में होगा हो गया और अल्जीरिया में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए का हो गया आपका 3, ए का तीसरा, बी का जो है पहला, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का हो गया आपका दूसरा। तो यहाँ पर ये बी विकल्प यहाँ पे सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 65 और 66 का है। निम्नलिखित से कौन सा झील सही सुमेलित नहीं है? बैकाल रूस, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका, ओनेगा कनाडा और माराकाइबो वेनेजुएला। माराकाइबो वेनेजुएला, कौन सा झील सही सुमेलित नहीं है? तो बैकाल पता है कि रूस की झील है, मिशिगन जो है संयुक्त अमेरिका का है, ओनेगा जो है वो रशिया का है और माराकाइबो जो वेनेजुएला का है। तो यहाँ पर जो है वह सही आंसर हो जाएगा ओनेगा, मतलब आपका यहाँ पर कनाडा नहीं होगा बल्कि रशिया रूस हो जाएगा। इस प्रकार से 46 का जो है सही आंसर है सी, सही आंसर है सी। का जो है 66 का ओनेगा जो है वह रूस का है झील, न कि कनाडा का। 67 अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल होता है, यह बिल्कुल सही है। और यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है, जिस समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। यह भी सही है कि जब गर्म धारा पेरू के तट पर आती है तो वहाँ पे तापमान जो है बढ़ता है और तापमान बढ़ने से पूरी दुनिया के जो है पूरी दुनिया के का जो क्लाइमेट है उस पर वेदर जो है उस पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ जाता है। तो इस प्रकार से 67 का 67 का हो गया 1 और 2 दोनों सही, मतलब 1 और 2 दोनों सही, यहाँ पर आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 68 दक्षिण गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? तो बताना चाहूंगा कि जो कोरियोलिस फ्रांस के बहुत बड़े गणितज्ञ थे, नाम था उनका कोरियोलिस, उन्होंने एक फिक्टिशियस फोर्स के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि हवाएं जो है जब पृथ्वी जो है चूंकि पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है तो हवा क्या होती है कि उत्तरी गोलार्ध में वह अपने दाहिनी ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है, इसको कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर दक्षिण गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण क्या है? यहाँ पर जाएगा कोरियोलिस फोर्स, अर्थात 68 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बी सही। निम्नलिखित में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो मैं बताना चाहूंगा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक जो केंद्र है वो खार्किव है, लगभग 55% वहां का कोयला जो है वो आपका यूक्रेन से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 70 माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? देखो बताना चाहूंगा माउंट न्यूमैन जो है वो ऑस्ट्रेलिया का पर्वतीय क्षेत्र है और जहां पे लौह अयस्क भारी मात्रा में उत्पादित किया जाता है। तो माउंट न्यूमैन निम्नलिखित किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर जाकर लौह अयस्क अर्थात आयरन ओर। 71 फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की? बताना चाहूंगा मेरे को देखिए कि लगभग 1250 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई जिसको मॉडर्नाइज किया जाएगा और उसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 149 जो है वह 149 उत्तर प्रदेश के लिए रखा गया है। तो यहाँ पर आंसर जाएगा आपका डी का 149। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ और उसके बाद मैं फिर आ रहा हूँ।
तो यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन होगा, फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशन पहचान की गई? बताना चाहूंगा आपको कि 1275 जो रेलवे स्टेशन है उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वाधिक 149 जो है कि पहचान मॉडर्नाइजेशन के लिए किया गया है। तो 71 का आपका डी आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? तो सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास जो है वो राजस्थान में किया गया। तो 72 का आपका बी आंसर जो है वो सही है। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में निम्नलिखित में से कौन सा अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर स्थित है? 3 स्थानों पर स्थित है। तो बताना चाहूंगा कि आपका जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो रिलीज किया गया दिसंबर 2022 में, उसमें पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और गोवा जो है वह क्रम से 3 स्थान पर है। और बताना चाहूंगा कि सबसे नीचे पैदान पे झारखंड है, फिर बिहार और फिर असम है। तो नीचे से झारखंड, बिहार, असम और ऊपर से पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। तो यहाँ पर 73 का जो आंसर है वो आंसर आपका सही है ए। आंसर जो सही है वो आपका सही आंसर है ए। तो सही आंसर नोट सही टिक किया हुआ है। निसार उपग्रह निम्नलिखित में किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो निसार का मतलब यहाँ पर हो गया नासा, और नासा के साथ में जो है इसरो। तो निसार उपग्रह जो है इसरो और नासा का के द्वारा एक विकसित किया गया, संयुक्त रूप से विकसित किया गया है इसको निसार और निसार को 2021 में इसको जो है डेवलप किया गया। और उसका दोनों का उद्देश्य यह है कि जो स्पेस है, स्पेस फील्ड में अधिक से अधिक जो है वह नाम कमाया जाए, अधिक से अधिक जो है वो उपग्रहों का प्रक्षेपण सही तरीके से किया जाए। क्वेश्चन नंबर 75 आ गया, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? कितने भारत अंतर्राष्ट्रीय कौशल स्थापित किए जाएंगे? यहाँ पर आंसर हो जाएगा 30 या 30। यहाँ पर बताना चाहूंगा इसका आंसर है, आपका सही आंसर है 30 या 30। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल ऑफ द लाइव्स की नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? देखो आपको मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में आपको बताया भी था कि अनुराधा रॉय जो है उनकी किताब है द ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, और उनके लिए उनको दिया गया साहित्य अकादमी का पुरस्कार। इस प्रकार से अंग्रेजी साहित्य के लिए अनुराधा राय को जो पुरस्कार दिया गया ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, तो उनको यह पुरस्कार बताया। तो 76 का आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 76 के बाद 77, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। बताना चाहूंगा कि जो आपका वहां का जम्मू कश्मीर का रियासी जिला है वहां पे 59.5 लाख जो है वो आपको लिथियम का भंडार मिला हुआ है। और भारत अनेक खनिजों या था लिथियम, निकल और कोबाल्ट के आयात पर निर्भर करता है। ये दोनों सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो यहाँ पर दोनों 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर जो जाएगा वो सी हो जाएगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 78 कि फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? मैं बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वह भारत के लिए हेलीकॉप्टर बनाती है, भारत के लिए जो प्लेन भी बनाने का काम करती है। तो फरवरी 2023 में इसके लिए बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन यह जो है तुमकुर, कर्नाटक के तुमकुर में हुआ है। तो 78 का जो है आंसर में हो जाएगा बी सही, जो यहाँ पर सही टिक किया हुआ है। 79 है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? सबको पता है एम किरावने। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो मैं बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद में किया गया। फरीदाबाद कहाँ है? तो हरियाणा में है। तो 80 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ए आंसर से हो जाएगा कि भारतीय जैविक डेटा केंद्र जो इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर है यह कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका स्थापना किया गया हरियाणा में। तो यहाँ पर फरीदाबाद में किया गया, फरीदाबाद का हरियाणा में। तो 80 का यहाँ पर ए आंसर से हो जाएगा। 81 भारत में G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सही है? प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, यह बिल्कुल सही है। और प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियां जो है वह 7 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व करती है, यह भी सही है। तो 81 का जो है यह दोनों सही हो गया, 1 और 2 दोनों सही हो गया।
क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? देखो बताना चाहूंगा कि जो INS वेला है वो आपका 2017 में ही शामिल हो गई थी। INS कलवरी उसके पहले शामिल हो चुकी थी। INS करंज को भी शामिल किया गया। जो INS वागीर है या उसको S25 भी कहा गया और इसको हम लोगों ने जनवरी 2023 में भारत में सेना में शामिल किया है। तो 82 का यहाँ पर आंसर जो है बी सही है, INS वागीर। क्वेश्चन नंबर 83, दिसंबर 2023 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य कब तक धूम्रपान मुक्त होना है? तो आंसर हो जाएगा 2024। 2000 आपका हो जाएगा 24। यहाँ पर 83 का आंसर हो जाएगा ए सही। फिर अगला क्वेश्चन आता है 84, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? बताना चाहूंगा कि जनवरी 2023 में नेपाल का जो एक यति एयरलाइन का विमान था यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे वहां पे 72 लोग उसमें सवार थे। उस 72 लोगों में से 68 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 4 लोग उत्तर प्रदेश संबंधी थे वो वहां पे बच गए थे। तो यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जनवरी 2023 में जिस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, नेपाल के पोखरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और यह जो एयरलाइन थी यह एयरलाइन थी यति एयरलाइन। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यति एयरलाइन। 84 का यहाँ पर हो गया डी आंसर सही। 85, निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? तो बताना चाहूंगा ससेक्स के जो वहां के ड्यूक है, नाम उनका प्रिंस हैरी, तो प्रिंस हैरी के द्वारा किताब लिखी गई है स्पेयर। क्वेश्चन 86, पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनकी हाल में निधन हुआ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है कि वो जर्मनी के निवासी थे और दूसरा दिया हुआ है 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। बताना चाहूंगा कि जर्मनी जो पोप बेनेडिक्ट 16वें थे वो जर्मनी के निवासी थे। और ये भी बताना चाहूंगा कि जब से यह जो कैथोलिक चर्च के पोप की स्थापना हुई तब से लेकर अब आज तक किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने उनको सेक्स स्कैंडल में फंसे होने के कारण से उन्होंने इनको इस्तीफा देना पड़ गया। तो वह जर्मनी के मूल निवासी थे और 600 वर्षों के इतिहास में देने वाले पहले पोप थे जिनके लिए जो उन्होंने इस्तीफा दिया। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 86 का आंसर हो जाएगा, दोनों सही हो गया, 1 और 2। 86 का हो जाएगा सी, दोनों 1 और 2 दोनों सही है। मतलब यहाँ पर आंसर 86 का हो जाएगा सी सही। पोप बेनेडिक्ट 16वां जिनका हाल निधन हुआ वो जर्मनी के मूल निवासी थे और 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। तो दोनों यहाँ पर सही हो गया। यहाँ पर 86 का आंसर हो जाएगा सी सही। 87, एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित शर्तों पर कौन सही है? देखो एससीओ का मतलब हो गया, यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो आपका शंघाई फिल्म कॉर्पोरेशन है 2001 में जो है इसमें इसकी स्थापना की गई और यहाँ पे इसमें 8 सदस्य देश हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मध्य एशिया के देश आपके चीन के साथ में यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर कुल 8 देश हैं और यह जो है यहाँ पर जो है एससीओ की फिल्म होती है उस फिल्म का जो है आयोजन यहाँ पर किया जाता है। तो शंघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, ये सही है। और दूसरा एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की फिल्में दिखाई जाएगी, ये भी सही है। तो 87 का दोनों विकल्प सही हो गया, 1 और 2। तो यहाँ पर 87 का सी हो गया, दोनों 1 और 2। 88, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के चुना गया, यहाँ पर हुआ क्रिस हिपकिंस। तो यहाँ पर 88 का होगा 20 आंसर सही। 89, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के स्थल के रूप में शामिल नहीं है? मैं बताना चाहूंगा कि अगर मैं बात करूं तो 11 बैठकों में जो आपकी 11 से 13 मार्च के बीच में यहाँ पर G20 की जो उत्तर प्रदेश बैठक हुई उसमें से वाराणसी जो है में 6 बैठकें हुई, आपको आगरा में 3 बैठक, 1 बैठक ग्रेटर नोएडा में और 1 बैठक आपकी हो गई यहाँ पे लखनऊ में। कुल में आगे 11 बैठक, कानपुर यहाँ पे शामिल हुई है। तो यहाँ पर 89 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, नीचे 2 कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन या दर्शन, दूसरे को कारण या रीजन कहा गया है। तो उसका आपको बताना है कि सही क्या है। 90, फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया, बिल्कुल सही है। चीतों की आबादी सुधारना भारत की प्राथमिकता है। मैं बताना चाहूंगा देखो चीता जो है भारत में विलुप्त हो चुके थे और इस कारण से चीतों की आबादी जो है आबादी बढ़ाने की बात ही नहीं थी। चीता को हम लोग यहाँ पर लाना चाहते थे, उसकी आबादी बढ़ाना चाहते थे, बात सही है।
तो दोनों यहाँ पर सही हो गया। कथन और कारण दोनों सही, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ए और आर दोनों से, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है कि भारत में चीता क्यों लाया दक्षिण अफ्रीका से, क्योंकि चीतों के बाद सुधारना भारत का यहाँ पर लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 90 के बाद आता है आपका 91। डिकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से सही क्या है? यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। मैं बताना चाहूंगा कि डिकिन विश्वविद्यालय जो ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है, यह भारत में इस प्रकार से अपना परिसर खोलने वाला यह पहला विदेशी विश्वविद्यालय। परिसर कहाँ खोल रहा है? यह परिसर खोला इसने गुजरात में। तो यहाँ पर दिया हुआ इसने महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है, यह गलत है, गुजरात हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सही है, दो गलत है, मतलब केवल एक हो जाएगा। 91 का 1 सही हो गया यहाँ पे। चलो 92, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है? ए सैम डाल्टन, बी सुनील चोपड़ा, सी गौतम अडानी और डी नीरज पाटिल। यहाँ पर आंसर है 92 का बी सही। सुनील चोपड़ा को दूसरी बार यहाँ पर साउथ वार्क के लंदन का बरो या मेयर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 93, यहाँ पर आंसर 92 का जो है आंसर हो जाएगा आपका सुनील चोपड़ा सही क्वेश्चन आंसर हो गया बी। फिर आता क्वेश्चन नंबर 93, 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? मैं बताना चाहूंगा कि यह देश आपका ताइवान है, जो पहले यहाँ पर क्या था 4 महीने का कॉन्स्क्रिप्शन मतलब अनिवार्य सैनिक सेवा देनी पड़ती थी, लेकिन अब ये बढ़ा करके 1 साल कर दिया गया, और यह जो है यह देश जो है वो ताइवान है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ताइवान। क्वेश्चन नंबर 94, 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा कर दी? तो बताना चाहूंगा, देखो जो ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड, इसी प्रकार से बहामास, बहुत सारे देश हैं जो अभी भी 16 देश हैं, जो 16 बाद 15 हो गए, खैर 15 ऐसे देश हैं जो अभी ब्रिटेन की राजा या उसके रानी को अपना यह वो जो है वह वहाँ पे कार्यकारी मतलब संवैधानिक प्रधान मानते हैं। और इस कारण से मैं बताना चाहूँगा ऑस्ट्रेलिया ने अभी निर्णय किया कि वह वहाँ के जो ऑस्ट्रेलिया का जो इंडिजिनस कल्चर वगैरह है उसका वहाँ पे नोट पे चित्र लगाया जाएगा, महारानी या महाराजा का चित्र लगाया। जब महारानी की मृत्यु हो गई तो निर्णय कर लिया कि अब 4/3 का नोट पर जो है वो फिगर नहीं लगाया जाएगा। इस प्रकार से 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा कर दी? यहाँ पर 94 का आंसर हो जाएगा बी सही, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर इसका आंसर सही होगा बी। निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार के वित्त मंत्री नदीम जावी को हटा दिया गया? लेकिन नदीम जावी के ऊपर जो है वह घोटाले का आरोप लगा हुआ है कि उन्होंने बहुत करप्शन किया, उन्होंने बहुत सारे पैसे इधर से उधर किए हैं, और इस प्रकार से उनको जो है कर वंचना, कर टैक्स जो है स्कैंडल व्यापार कर सकते हो। इस प्रकार से टैक्स स्कैंडल के लिए जो है नदीम जाहनवी को हटाया गया, जो वहाँ के जो कंजर्वेटिव पार्टी के जो आपके अध्यक्ष भी थे, और इस प्रकार से यहाँ पर जाएगा टैक्स स्कैंडल। तो 95 का हो जाएगा आंसर नंबर सी सही। 96, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? देखिए जो नोबल गैस है आपको पता ही होगा, इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और रेडॉन आते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्टिनियम, जो सही नहीं होगा, तो यहाँ पर आंसर नंबर डी सही हो गया। तो निम्नलिखित से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? तो आर्गन, रेडॉन, क्रिप्टन ये है, एक्टिनियम नहीं है। तो अब 96 का आंसर हो जाएगा डी सही। 97, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है? इसका सही आंसर है इंसुलिन, को बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। तो 97 का आंसर बी सही है। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो मैं बताना चाहूंगा कि जो डिप्थीरिया का टीका है वो टॉक्साइड प्रकार का होता है, मतलब उसका डिप्थीरिया का जो डिप्थेरी बैक्टीरिया है उसके वायरस है उसका जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन को उसका जो टॉक्सिन है उस टॉक्सिन को निकाल करके उसके माध्यम से वायरस बनाया जाता है, न कि खुद आपको डिप्थीरिया के वायरस से। इस प्रकार के वायरस को लोग इस प्रकार के टीका को टॉक्साइड टीका कहते हैं। तो किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो हो जाएगा टॉक्सवाइड। तो यहाँ पर 98 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए सही, आंसर ए सही इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 94 का ए सही हो जाएगा, 94 का ए हो गया।
98 का, सॉरी 98 का, ये 99 कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जा रहा है? तो यहाँ पर सिनोवैक है, स्पुतनिक है, मॉडर्ना है और नोवावैक्स है। बताना चाहूंगा कि देखिए mRNA जो वैक्सीन है, देखिए वैक्सीन एक तो वेक्टर प्रकार का वैक्सीन होता है, एक जो है एक वैक्सीन होता है आपका एक वैक्सीन जो है वह mRNA वैक्सीन होता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो मॉडर्ना वैक्सीन है वो mRNA वैक्सीन है और अलग अलग प्रकार के जो वैक्सीन है सिनोवैक, स्पुतनिक और नोवावैक्स है। तो यहाँ पर 99 का जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा मॉडर्ना। 99 का जो सही आंसर है वो सही आंसर हो जाएगा आपका मॉडर्ना जो है वो mRNA प्रकार का वैक्सीन है। क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ए है जेनेटिक एसिमिलेशन, अनुवांशिक आत्मसातकरण, परभक्षियों पर नियंत्रण, प्राकृतिक वास का विनाश, बिल्कुल सही 100 का सी है। प्राकृतिक वास का जो विनाश है, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, इस कारण से जो है वो जैव विविधता को ह्रास हो रहा है। तो 100 का आंसर हो जाएगा सी सही। क्वेश्चन नंबर 101 पौधे में जाइलम परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो आपको पता ही है कि जो जाइलम फ्लोएम दो प्रकार के जो टिश्यू होता है, जाइलम के माध्यम से पेड़ से जो है खनिज लवण जल जाता है और फ्लोएम के माध्यम से जो भोजन जो है फिर विभिन्न क्षेत्र में पहुंचता है पत्तियों से। इस प्रकार से पौधे में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार क्या होता है? तो जल हो गया। 101 का ये सही है। 102 गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि क्या होते हैं? जो कि होते हैं आपका रिन्यूएबल। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो है, जो परंपरागत नहीं है, गैर पारंपरिक है, वो नवीनीकरणीय होते हैं। तो 102 का जो यहाँ पर आंसर होगा वो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 103 बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो इसको बीओडी कहते हैं, यह क्या बताता है? यह बताता है कि जो जलीय पारिस्थितिकी है, जो पॉल्यूशन ऐसे है, वो इक्विटी सिस्टम में कितना ज्यादा है। इस प्रकार से वह क्या करता है कि वह जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, जब उसकी कमी हो जाती है तो सीधी बात है कि इसका मतलब होता है कि बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है बढ़ जाता है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि वहां पर जो ऑक्सीजन की कमी हो गई, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा जो प्रदूषण हो चुका है। तो 103 का आंसर जाएगा ये, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक मानक मानदंड है। क्वेश्चन नंबर 104 जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, वह क्या? तो होता है एजोला, जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। एजोला नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, आंसर से हो जाएगा कि धान के खेत में के लिए जो आपका प्रयोग में लाया जाने वाला जैव उर्वरक है, जो बायो फर्टिलाइजर है, उसका नाम एजोला है। क्वेश्चन नंबर आपका 105 निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस रूप में जाता है? तो आपका पता ही आपको है कि हंसी पैदा करने वाले को लाफिंग गैस कहते होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो यहाँ पर आंसर जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड। 105 का बी हो गया। 106 समुद्री शैवाल किसमें महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? देखो समुद्री शैवाल जो होते हैं आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत। तो यहाँ पर 106 का हो जाएगा आंसर नंबर ए सही। आप क्वेश्चन 107 107 निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो बताना चाहूंगा कीटभक्षी पौधा मतलब होता है आपका कार्निवोरस प्लांट, मतलब पिचर प्लांट। तो यहाँ पर होगा नेपेंथिस। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है कौन सा कीटभक्षी पौधा है? तो आंसर होगा नेपेंथिस। इसको एक पिचर प्लांट होता है। मानव हृदय में कितने चैम्बरों का बना होता है? तो आपको पता है कि मानव हृदय के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें 2 पार्ट में आपके 2 चैम्बर होते हैं। दोनों पार्ट में एक होता है आपका एट्रियम और दूसरा होता है वेंट्रिकल, और दूसरी तरफ जो एंड्रियम और वेंट्रिकल होता है। तो इस प्रकार से एट्रियम मतलब अलिंद और नीले 2 जोड़े होते हैं, अलिंद और नीले, तो 4 चैम्बर हो गए। तो मानव हृदय में चैम्बरों की संख्या कितनी होती है? तो चैम्बर संख्या होती है 4। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में भारत का स्थान कहां पर था? तो बताना चाहूंगा कि भारत का स्थान जो है वह था 10वें पर। अब वहां से भारत का स्थान इस समय हो गया है आपके 8वें पर। तो 2022 में विश्व के ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन में भारत का स्थान जो है वो 10वां था, जो अब इस समय 8वां हो गया है। यहाँ पर 109 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 10वां हो गया। और बताना चाहूंगा कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में सबसे नंबर 1 पर जो देश है वो चीन है, नंबर 2 पर अमेरिका हो गया। तो इस प्रकार से 2022 में विश्व के ग्रीन गैस के उत्सर्जन में भारत का स्थान जो है 10वां हो गया। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? मैं बताना चाहूंगा कि उसको हम लोग जो वह एक ग्रुप है, यूनिट दैट कलेक्ट स्टोर्स एंड रिलीज वाटर इज कॉल्ड एज वाटर शेड, जिसको हम लोग कहते हैं जल विभाजक। जैसे समुद्र
में जहाँ पर नदी जाकर के मिलती है, सॉरी नदियाँ जो है समुद्र में जहाँ पर मिलती है, तो वहाँ पर जो है वो जल इकट्ठा होता है और वहीं से जल जो है सीपेज करके आगे बढ़ता है, तो पानी छोड़ती भी है और भंडारण भी करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं जल विभाग, इसको हम लोग कहते हैं वाटर सेट। 110 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर से हो जाएगा आपका वाटर सेट या जल विभाजन। जल विभाजक। तो 111 जल एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वाटर सेट या जल विभाजक। क्वेश्चन नंबर 111, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया था? उसका आंसर हो जाएगा 1974। तो आंसर हो जाएगा ये 111 का ये सही है। 112 लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? देखो लोटिक इकोसिस्टम मतलब होता है जो वाटर फ्लो कर रहा हो, और वाटर फ्लो कहाँ करेगा? तो यहाँ पर आपका दलदल, नदी, तालाब, भाव से बांस एरिया हो गया, यहाँ पर नदी हो जाएगा। 112 हो जाएगा सी। तो यहाँ पर 112वां का जो आपका आंसर हो जाएगा लोटिक जो है इकोसिस्टम का उदाहरण है नदी। नदी जो पानी वाटर फ्लो करती हो, तो यहाँ पर नदी हो जाएगा। 112 के बाद 113 गया कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो यह आंसर हो जाएगा गुजरात के जामनगर में है, गुजरात के जामनगर में। तो आंसर 113 का हो जाएगा बी सही, 113 का बी सही हो जाएगा। 114 निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का घटक कौन सा है? बताना चाहूंगा कि प्राकृतिक रेशम जो होता है उसमें मुख्य से प्रोटीन होता है, और जो प्रोटीन है उसका जो मुख्य घटक होता है वो नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ पर 114 हो जाएगा बी आंसर सही। 115 रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? तो रेगिस्तान में जो जानवर जो आवास करते हैं उनको हम लोग जेरियोकोस कहते हैं। जेरियोकोस मतलब होता है मरुद्वीद जानवर। तो 115 का हो जाएगा आपका डी सही। 116 इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर किसके कारण से होता है? तो पेप्टिक अल्सर जो है वो होता है बैक्टीरिया के कारण, या आपका बैक्टीरिया मतलब हो गया आपका विषाणु के कारण से। बैक्टीरिया मतलब होता है जीवाणु के कारण से, ठीक है। इसी प्रकार से डेंगू जो है वो डेंगू होता है आपका वायरस के कारण से। तो पेप्टिक अल्सर हो गया ए का चौथा। इसके बाद डेंगू हो गया बी का पहला, ठीक है। मलेरिया हो गया प्रोटोजोआ सी का तीसरा, और डी का आपका मलेरिया हो गया पील पाँव जो है वो होता है कृमि सी का तीसरा, और डी का दूसरा। तो यह आपका यहाँ पर ये आंसर सही है बी। पेप्टिक अल्सर पेप्टिक अल्सर आपका यहाँ पेप्टिक वर्ण हो गया मतलब विषाणु नहीं, यह गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, यह जीवाणु होना चाहिए, जीवाणु इंग्लिश में सही है यहाँ पर। इसके बाद डेंगू जो है वह हो गया आपका विषाणु, पील पाँव आपका हो गया कृमि वर्म, और मलेरिया जो हो गया प्रोटोजोआ। इस प्रकार से 16 का आपका आंसर जो है वो सही आंसर है बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 17, पोषक स्तर बनाते हैं ट्रॉपिक लेवल्स आर फॉर्म बाई। तो देखो ट्रॉपिक लेवल का पोषक स्तर मतलब खाद्य श्रृंखला की सबसे पहले जो है वह आपका सूर्य की किरणें जो है वह पेड़ पौधों को मिलती है, पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, उसको शाकाहारी खाते हैं, फिर उसको मांसाहारी खाते हैं। इस प्रकार से आहार श्रृंखला बनती है। तो पोषक स्तर बनाते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों से संबंधित इसका। 117 का हो गया ये। 118 राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। इन नेशनल पार्क्स जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंटेन्ड बाय। तो उसको बताना चाहूंगा इन सीटू कंजर्वेशन मतलब हो गया कि जो उनके प्राकृतिक आवास हैं, प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित करके हम लोग राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता को हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं। तो 118 का आपका आंसर हो जाएगा ए आंसर ए सही हो जाएगा। 118 का आपका ए आंसर सही हो जाएगा।
119 भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? देखो हांगुल जो हिरण है इसको हम लोग कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं। यहाँ पर अपने आंसर हो जाएगा डी कि हांगुल हिरण जो है वह जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? घरेलू अपशिष्ट, मूत्र, मल पदार्थ, कीटनाशक। आपको बताइए देखो जो आपका डोमेस्टिक वेस्ट है, जो यूरिन है, जो फिशल मैटर है, ये सब क्या होते हैं? वो बायोडिग्रेडेबल है, वो डिग्रेड जाते हैं, लेकिन जो पेस्टिसाइड्स है वो डिग्रेड नहीं हो पाता है। 120 का यहाँ पर हो जाएगा आंसर नंबर जो है वो आंसर सही है, वो आंसर सही हो जाएगा आपका कीटनाशक या पेस्टिसाइड। केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिवहन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्याज भुगतान 20% बिल्कुल सही, करों एवं शुल्कों में राज्य की भागीदारी 18% बिल्कुल सही, रक्षा में 8% बिल्कुल सही, सब्सिडी जो है वो 7% है। तो यहाँ पर यह सही आंसर जो हो जाएगा यह आपका यह 7% है, तो यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 निम्नलिखित एक को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत मतलब ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, इसको देने वाले व्यक्ति हैं एडविन केनन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए, ये आपका ए आ गया एडविन केनन। इसके बाद सोशल मेल एडजस्टमेंट थ्योरी, यह होता है हेनरी जॉर्ज। तो यह आपका हो गया बी। इसके बाद आ गया डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी, इसको थॉमसन ने दिया था, तो यह आपका हो गया सी। और पॉपुलेशन फूड सप्लाई रिलेशनशिप थ्योरी यह दिया माल्थस ने, तो यह आपका आ गया डी डी ए बी। एक का सी का एक, इस प्रकार से देख सकते हैं हम लोग ए का पहला, ए का जो है वो तीसरा, ए का तीसरा, बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा। तो यह इसका आंसर आपका ए सही हो गया। 122 का आंसर जो आपका ए सही हो गया। इसका आपका ये आंसर सही है। संसाधनों की उपयोगिता भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थात सतत विकास। कि आज का विकास भी हो और कल का विकास भी हो, तो इसका हो जाएगा सतत विकास। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो लैंगिक समानता देखो है, जीरो हंगर भी है, गुड हेल्थ वेलबींग भी है, लेकिन स्पेस रिसर्च वहाँ पे नहीं है। यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा। 124 आपका हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 नीचे दो कथन है जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण बिल्कुल सही है कि अगर आप पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे तो देश का पर्यावरण जो है वो नष्ट होगा, क्योंकि आप नेशनल रिसोर्स से अधिक से अधिक दोहन करोगे और दोहन करने से जाहिर सी बात यह है कि वह उसमें और डिप्लीट होगा, तो पर्यावरण को नुकसान। तो देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण आवश्यक है। और कारण क्या रहा है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण से पर्यावरण संतुलन बना रहता है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, तो कारण बिल्कुल गलत है। कथन सही है, कारण गलत है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। 125 का हो गया सी सही। 126 2023-24 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर एराडिकेशन पॉवर्टी फॉर 2022-23? इसका सही आंसर है डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, मतलब व्यवहार में सभी की गरिमा। तो 126 का हो गया आंसर बी सही, जो यहाँ पर सही टिक किया हुआ है। 127 आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? यह है आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव और जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव। निश्चित रूप से देखो जब आर्थिक विकास होता है तो क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि में जो है वो कमी होती है। आर्थिक विकास होने से लोग जनसंख्या पर नियंत्रण करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा मतलब वहाँ पर शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा
और इस प्रकार से इकोनॉमिक ग्रोथ होने से जो है पॉपुलेशन ग्रोथ पर लगाम लगती है। बी है इफेक्ट ऑफ जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। ये भी सही है कि जनसंख्या यदि वृद्धि अधिक होती है तो आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो 1 और 2 यहाँ पर दोनों सही है, मतलब दोनों 1 और 2। 27 का जो है सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब आरंभ किया गया था? तो बताना चाहूंगा भारत में जनगणना का जो कार्य है सर्वप्रथम आरंभ किया गया आपको 1872 में। हालांकि यहाँ पर 1872 दिया नहीं है विकल्प में, 1871 दिया हुआ है, इसलिए 128 का जो है सी आंसर सही हो जाएगा। लॉर्ड मायो के काल में पहली बार जनसंख्या जो है भारत में कराई गई थी 1872 में, और फिर बाद में 1881 से 10 साल में जो है नियमित जनगणना कराई जाने लगी। 129वां सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तो सूचियों के दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। SDG मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10, तो इसका जो है वह उसका संबंध किससे है? फिर SDG 13 का संबंध किससे है? SDG 14 का संबंध किससे है? और SDG 15 का संबंध किससे है? मैं बताना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर जो सतत विकास SDG 10 है, यह है जमीन पर जीवन। नहीं, 1 मिनट, तो यहाँ पर देखो बताना मैं चाहूंगा, थोड़ा सा मैं मिस कर रहा था। तो यहाँ पर 129 का जो है 129 में सतत SDG जो 10 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10, तो इसमें 129 का जो है ए का तीसरा हो जाएगा, मतलब SDG 10 का संबंध है असमानताओं में कमी हो गई, रिड्यूस इनइक्वालिटी। SDG जो 13 है इसका संबंध है आपका जलवायु क्रिया क्लाइमेट एक्शन से है। फिर इसके बाद सी का चौथा हो गया, मतलब SDG 14 जो है वो पीने के नीचे का जीवन हो गया, पानी के नीचे का जीवन हो गया। और SDG जो 15 है, SDG 15 है, यह हो गया आपका डी का दूसरा मतलब हो गया, मतलब हो गया आपका जमीन पर जीवन। इस प्रकार से 129वां का जो है डी विकल्प सही है। 130 द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है? तो यह गुनार मिर्डल है, जिनको बताना चाहूंगा कि जो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज विजेता रहे हैं गुनार मिर्डल साहब। ये अफ्रीकी महाद्वीप के एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। तो द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति हैं गुनार मिर्डल। निम्नलिखित में कौन सा जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है? केवल मातृ मृत्यु दर में कमी करना, केवल इसका 131, केवल नवजात मृत्यु दर में कमी करना, केवल शिशु मृत्यु दर में कमी करना, और मातृ मृत्यु नवजात शिशु दर में कमी करना। रिडक्शन इन मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा 131 का आंसर हो जाएगा डी सही, कि जो जननी सुरक्षा योजना है इसका उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी करना। 132 रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपका था सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। 132 का हो गया आपका ए सही। 133 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संधारणीय विकास संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैश्विक सूचकांक संरचना राष्ट्रीय सूचकांक व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट जारी करती है। तो यह सही बिल्कुल है कि जो वार्षिक सूचकांक जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा एक जो है एक आपका एनुअल जो है वह विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा है कि वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। नहीं, ये जो है वह एनुअल ही रहता है। इस प्रकार से एक सही है, 2 गलत है, मतलब यहाँ पर आंसर हो जाएगा केवल एक सही, अर्थात 131 का हो जाएगा ए वाला सही। 134 मानव विकास रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में
130 से उन्नत होकर के 2022 में 132 हो गई। और मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2022 से 1930 से 2022 में 132 तक गिर गई है। तो मैं बताना चाहूँगा कि देखो, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उसमें जो कंट्री नंबर 1 पर आते हैं वो सबसे अच्छे परफॉर्मेंस वाले कंट्री होते हैं। और जब आपका जो पोजीशन है पहले 130 था, फिर 132 हो गया, मतलब आपकी पोजीशन में गिरावट आई है। तो यहाँ पर 134 का आंसर हो जाएगा। पहला सही गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, मतलब केवल 2 सही है। 134 का बी यहाँ पर सही विकल्प है, केवल 2। 135 प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, या इस प्रकार का विकास क्या कहलाएगा? इस प्रकार का विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास कहते हैं। तो 135 का यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प सही है। 136 पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। और दूसरा है कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजनों से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि पीएम गति शक्ति जो योजना है इसका शुभारंभ किया गया 2021 में। अक्टूबर 2000 पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना जो है यह अक्टूबर 2021 में आरंभ किया गया था। इस कारण से यह सही नहीं है। और इसमें राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजनों के से संबंधित परियोजनाओं को में जोड़ने की बात की गई है। तो दूसरा सही, पहला गलत है और दूसरा सही है। तो 136 का जो है यह हो जाएगा, केवल 2 सही है, मतलब 136 का हो जाएगा आंसर नंबर बी सही। आंसर नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? ए किसानी, बी नौकरी, सी स्वैच्छिक समाज सेवा और डी परिवहन। बताना चाहूंगा, देखिए जो वॉलंटरी सोशल सर्विस है, देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी वह होती है जिससे हमें किसी धन की प्राप्ति होती है। और जब आप कोई वॉलंटरी सोशल सर्विस करते हो तो वहाँ पर आपको कोई धन की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार से वो कोई भी आर्थिक क्रिया नहीं है। तो यहाँ पर 136 का सी यहाँ पर विकल्प सही होगा। 138 संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई, बिल्कुल से 30% कटौती की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मनरेगा में 30% कटौती की गई है। और अगला कि पिछले वर्ष की तुलना में जल जमीन जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। तो बताना चाहूंगा 17 से लेके 50% तक की वृद्धि जो है 3 साल दर्ज की गई है। तो यहाँ पर पहला भी सही, दूसरा भी सही, मतलब यहाँ पर दोनों 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 139 भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो बताना चाहूंगा कि 2045 तक भारत जो है अपनी जनसंख्या को स्टेबल करना चाहता है। तो यहाँ पर 139 का आंसर हो जाएगा ए सही, 1 सही, कि भारत जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य जो है वह 2045 तक निर्धारित किया गया है। 140 केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फाइनेंस सेक्टर फिस्कल मैनेजमेंट इन यूनियन बजट 2023? जीडीपी राज्यों के 20 वर्ष में ब्याज भुगतान मुक्त ऋण, जीडीपी का 3.55% राजकोषीय घाटे का राशि अनुमति, 2025-26 के राजकोषीय घाटे को 5% 5 नीचे रखने का, और 2023-24 बजट अनुमानों का कुल व्यय जो है 55 लाख करोड़ रुपए है। मैं बताना चाहूंगा कि ए बी सी तीनों सही है। यहाँ पर यह जो लक्ष्य है आपका 45 करोड़ रुपए है। तो 45 लाख करोड़ रुपया है, 45 लाख करोड़ जो 55 लाख यहाँ दिया हुआ। तो यहाँ पर डी आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। 140 का आंसर डी हो जाएगा। 141 सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो है 2022 से क्रेडिट ग्रोथ सर्विसेज 16% के ऊपर है। 75 डिजिटल बैंकिंग आयोग की घोषणा वित्तीय सेवाओं के बदलने के लिए की गई है। फैशन, ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय कॉमर्स बाजार से लगभग 2/3 हिस्से अपना स्थान रखेंगे। और पीएमवाई सेवाओं में 2022 जुलाई में सबसे मजबूत विस्तार दिखा गया। मैं बताना चाहूंगा कि 2027 तक में भारतीय कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से अपना स्थान रखेंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी का सही। इसका जो आंसर जो है वो सी सही है, सी सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के प्रकार में है? मतलब आपका पूर्ण निर्धनता एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी, तीसरा सब्जेक्टिव पॉवर्टी और डी है प्रक्रियात्मक निर्धनता। देखो बताना चाहूंगा कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है कि आप एक कोई भी एक पैसा निर्धारित कर देते हो कि अगर इतने से अगर व्यक्ति कम कमाता है तो व्यक्ति निर्धन माना जाएगा, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होगा। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की जब तुलना करते सापेक्ष होता है, और कभी कभी क्या होता है व्यक्ति अपने आप को खुद से ही जानने लग जाता है दूसरे से तुलना करके कि मैं गरीब आदमी हूँ, तो ये किस प्रकार के गरीबी को हम कहते हैं सब्जेक्टिव पॉवर्टी। इस प्रकार से 1 2 3 यहाँ पर दोनों सही, तीनों सही है, और प्रक्रियात्मक फंक्शन कोई पॉवर्टी नहीं होती। इस प्रकार से यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का प्रकार है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, पूर्ण निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता और व्यक्तिगत निर्धनता। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन एक योजना सही सुमेलित नहीं है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014, रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन 2015 और सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014। इसमें से सही क्या है, यह जो है ये देखना है। तो यहाँ पर 2000 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन जो है 2016 है इसमें, तो यहाँ पर यह जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए यह सही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014 में आरंभ किया गया। रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017 में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन जो है 2016 में शुरू किया गया है, जो है 2015 दे रहा है, इसलिए यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। और सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में आरंभ किया गया था। 144, निम्नलिखित में से कौन सी योजना में उत्तर प्रदेश से संबंधित है? अनूठी उपहार योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, कौशल मातृत्व योजना और स्त्री निधि योजना। या निश्चित एक कोर्स से सही उत्तर का चुनाव करिए। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इसके बारे में देखिए मैं पूरी तरह से कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर केवल 2 है, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, लेकिन मैं यहाँ पर कन्फर्म आपको 100% नहीं हूँ। 145, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और वो उत्तर प्रदेश सरकार का योजना है? यहाँ पर होगा गंगा एक्सप्रेसवे जो स्टेट योजना है, तो यहाँ पर 145 हो जाएगा, सी आंसर सही। 146, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ, रिलायंस पुस्तक के लेखक इसमें से कौन है? तो ये आपको बताना चाहूंगा कि आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर है विमल जलान साहब, वो उसके लेखक। 146 का हो जाएगा डी, विमल जलान। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक है आपके विमल जलान। 147वां, निम्नलिखित में कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए 1971 में ईरान के रामसार में वेटलैंड सम्मेलन हुआ था, और इस प्रकार से 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंबर 147 का आंसर हो जाएगा डी सही, मतलब 2 फरवरी। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तो बताना चाहूँगा कि जो विश्व सामाजिक आपका वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जो है ये पब्लिश करता है ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो 1919 में स्थापित किया गया था। मध्याह्न भोजन योजना को PM योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया है? तो 2021 में इसका पुनर्नाम कर दिया गया है मध्याह्न भोजन योजना के स्थान पर PM पोषण योजना। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 149 का आंसर डी सही है। 150, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है? स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़ बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 80,000 करोड़ रुपए बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य शोध योजना 9,155 करोड़ बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो जाएगा 7,000 करोड़ रुपए लगभग, तो यहाँ पर आंसर 150 का आपका जो आंसर है, ये आंसर आपका डी यहाँ पर सही है, डी आंसर आपका सही है। तो देखो आपका यह मैंने पूरा करा दिया। इसमें से एक क्वेश्चन के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी और एक क्वेश्चन में बिल्कुल कंफर्म नहीं हूँ पूरी तरीके से, तो 148 क्वेश्चन का मैंने एकदम बिल्कुल सही से आपको हल करा दिया है। और अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन बड़े आसान थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ थे, अगर आपने इसमें 120 से 130 के बीच में किया हुआ है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका यहाँ पर प्री में हो जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। चूँकि यहाँ पर सीटें कम है, 170-72 सीटें ही हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप 130
प्लस अगर किया है सॉरी, तो आप यहाँ पर निश्चित रूप से आप उम्मीद कर सकते हो कि आप उत्तर प्रदेश PCS की प्री की परीक्षा जो है वो पास करोगे, भर जाओगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। चूँकि मेरे पास समय कम था और आप लोग बहुत थके भी थे आज, इसलिए मैंने बहुत जल्दी में बहुत ज़्यादा मैंने लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं किया। और चूँकि मुझे हिंदी में उतना कंफर्ट रहता नहीं हूँ, तो फिर भी मैंने आपको हिंदी में सारे जो प्रश्न थे उसके मैंने उत्तर करा दिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। कल मैं आपका CSAT का भी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा और मैं उसको भी करा दूँगा। थैंक यू सो मच। एक बार अपने नेत्रों को बंद कर लें और भगवान का ध्यान करिए। हरि ओम।